नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्री 2021 के लिए ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर आप यहाँ देख रहे हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज टोटल हैं, तो आइए बिना देर किए, बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो रुक जाइएगा, पॉज करके ये नंबर नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, कम से कम इससे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है, और बेनिफिट कितना ज़्यादा है ये जुड़ने पर ही पता लगेगा। देखिए पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन से जुड़े हुए जो करेक्ट ऑप्शन है यानी सही विकल्प है, उसकी तलाश आपको करनी है इसमें से। पहले वाले में बोला गया, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उधर देखिएगा, ही वॉज द 4th किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। मतलब पुष्यभूति डायनेस्टी के ये 4थे नंबर के किंग अर्थात राजा थे। हु एक्चुअली हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, और वास्तव में इन्होंने ही पुष्यभूति डायनेस्टी की स्थापना की थी। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि पुष्यभूति डायनेस्टी के ये वास्तविक संस्थापक थे। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया कि ही इज नोन एज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। ये भारत के अंतिम हिंदू राजा के तौर पे देखे जाते थे, और ही वॉज डिस्क्राइब एज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। इन्हें उत्तर का भगवान कहा जाता था। तो आप ये बताइए कि हर्षवर्धन के बारे में इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ पहला वाला इसका गलत है, पहला वाला वास्तव में गलत है, सिर्फ इसका दूसरा तीसरा सही है, और इसीलिए हम सी का चुनाव करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पहला वाला गलत क्यों है स्टेटमेंट। वो इसलिए गलत है क्योंकि ये सब हर्षवर्धन के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, ये असल में इनके बड़े भाई प्रभाकर वर्धन के बारे में सही होता है, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के 4थे नंबर के राजा थे, और ये एक्चुअल फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। मतलब एक होता है मूल संस्थापक जो कि वंश की स्थापना करता है, और एक होता है वास्तविक संस्थापक यानी जो एक्चुअल फाउंडर या रियल फाउंडर है, वो इस वंश की कीर्ति को आगे ले जाने का काम करता है। तो ये इन्हीं के समय में स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने देखा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत यह है कि हिंदी वाले का उत्तर कुछ और है और अंग्रेजी वाले का कुछ और है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं, दोनों सही हैं अपनी जगह। पहले हिंदी वाले को देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है उसी को खोजिए। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि बाणभट्ट पार्वती परिणय के लेखक थे। पार्वती परिणय नाम का जो टेक्स्ट है यानी ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? ये महाकवि बाण के द्वारा की गई थी। और मयूर जो थे वो मयूरा शतक नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक थे। मयूर शतक असल में एक ग्रंथ है, यहाँ पे शतक लिखा हुआ है, तो ये अंग्रेजी का अनुवाद है और इसी वजह से गड़बड़ है। मयूर जो थे, मयूर एक कवि का नाम है, वो मयूर शतक को लिखने वाले लेखक थे। और भर्तृहरि, ये राजा भर्तृहरि थे, इन्होंने वाक्पदीय नाम का ग्रंथ लिखा था। ये वाक्पडिया नहीं है, वाक्पदीय है। ठीक, तो इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट हैं। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। अभी जो अंग्रेजी वाला है उसको मत देखिएगा, पहले हिंदी वाले को देख लीजिए। और इसमें अगर आप देखें तो कुछ भी गलत नहीं है, जो तीनों दिए हुए हैं वो सही है। मयूर शतक जो है वो मयूर के द्वारा लिखा गया है, नाम ही इसका है मयूर शतक। इसमें 100 पद थे इसलिए इसको शतक कहा जाता है। और बाणभट्ट ने पार्वती परिणय लिखा है, सही बात है। भर्तृहरि जो थे वो वाक्पदीय के लेखक थे। तो इसमें कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं, यहाँ पे सही नहीं जो हो वही खोजना था, तो इसमें से कोई भी जो है वो इस प्रकार का नहीं है जो कि गलत हो। तो इसीलिए हमने डी को चुना है। अब चलते हैं जरा इसके अंग्रेजी वर्जन की ओर। तो इसमें देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बाणभट्ट वॉज द ऑथर ऑफ पार्वती परिणय। ये पहला वाला तो ठीक है, आपने अभी देखा है। दूसरे वाले को जरा ध्यान से देखिए, मातंग दिवाकर वॉज द ऑथर ऑफ मयूर शतक। मातंग दिवाकर ने मयूर शतक की रचना की थी। और तीसरे वाले में कहा गया है कि भर्तृहरि वॉज द ऑथर ऑफ वाक्पदीय। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। अब यहाँ पर गलत है, और कौन सा गलत है आप जानते हैं, दूसरा वाला। और इसीलिए इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसका आंसर बी हो जाएगा, और जो हिंदी वर्जन है उसका डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे सही थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, चूज ऑड वन आउट ऑफ फॉलोइंग, मतलब एमंग द फॉलोइंग। इसमें से जो विषम है उसका चुनाव आपको करना है। तो ऑड कौन सा है और किस आधार पे है? तो यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए हैं। ये जो किताबें आप देख रहे हैं ये पहले के समय में लिखी गई किताबें हैं। इसके ऑथर के नाम के आधार पे आपको ऑड चुनना है। 3 जो है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, और एक इसमें से अलग है जो कि दूसरे के द्वारा लिखा गया है। तो आप बताइए। और आप जानते हैं कि राजा हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, विद्वान आदमी थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे जिनका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये जो है ये 3 उन्हीं के नाटक हैं। अब बचता है बालचरित। तो बालचरित ही इसमें से ऑड है। अब ये ऑड क्यों हुआ? क्योंकि इसकी रचना महाकवि भास के द्वारा की गई थी। महाकवि भास ने करीब 13 नाटक लिखे थे। नाटक लिखने में वो भी उस्ताद थे, बिल्कुल।
पहले के समय के जो कवि होते थे वो प्रायः नाट्य ग्रंथ लिखा करते थे और उसमें उनकी कविताएं भी होती थी और गद्य का भी अंश होता था। तो महाकवि भास के जो 13 नाटक थे उसमें से ये एक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बालचरित तो है, चारुदत्त है, इसके अलावा दूत घटोत्कच है, दूत वाक्य है, इस प्रकार के नाटक इनके दिखाई देते हैं। तो इसका ऑड सिर्फ इसमें जो है वो सी वाला है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि सर्ववर्मन वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मौखरी सुपरमेशी, या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मौखरी डायनेस्टी, एंड ही हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। पहले के समय में जो महाराज की उपाधि होती थी वो सामंतों की हैसियत रखती थी, गुप्त काल में विशेष तौर पे, और गुप्त काल के बाद यही जो यहाँ पे बिखरे हुए सामंत हैं, मतलब फुटकर सामंत थे गुप्तों के, वही बिखर बिखर कर अलग अलग राज्यों की स्थापना करने लगते हैं। पूरा भारत जो है वो टुकड़ों में बंटने लगता है और इसी का फायदा उठाकर बाहर से आक्रमण होते हैं और फिर हम दूसरे के गुलाम बन जाते हैं। तो ये सब अलग चीज़ है। लेकिन ये जो महाराजाधिराज की उपाधि थी ये गुप्त काल में बहुत फेमस होती है और इसको वही धारण कर सकता है जो कि बहुत प्रतापी हो, चक्रवर्ती सम्राट हो। ऐसा वैसा राजा, मतलब कोई भी ऐसे उठाकर जागीरदार है और सामंत है, वो महाराजाधिराज नहीं बन सकता था। तो यहाँ ये कहा गया है कि सर्ववर्मन जो थे उन्होंने मौखरी डायनेस्टी की वास्तविक संस्थापना की थी, जैसे पीछे आपने प्रभाकर वर्धन को देखा है। और इसमें यह कहा गया कि इन्होंने टाइटल एज्यूम की थी महाराजाधिराज की, और इसकी हमें जानकारी मिलती है असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से, यानी असीरगढ़ का जो ताम्रपत्र अभिलेख है उससे हमें इस बात की सूचना प्राप्त होती। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि द कैपिटल ऑफ ईशान वर्मन, ध्यान दीजिएगा राजा का नाम, तो यहाँ पे द कैपिटल ऑफ ईशान वर्मन वॉज ओरिजिनली थानेश्वर बट ही हैड शिफ्टेड इट टू कन्नौज। मतलब ईशान वर्मन की जो वास्तविक राजधानी थी वो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में वो इसे कन्नौज शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही की तलाश करनी है। और आप जानते हैं कि इसमें दोनों ही गलत हैं, दोनों में जो सूचनाएं दी हैं वो उल्टी पुल्टी दे रखी हैं। कहने का मतलब ये कि ईशान वर्मन जो थे, करीब 554 ईस्वी की बात हो रही है, तो असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख के हिसाब से ये मौखरी डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर कहे जा सकते हैं। यहाँ पर नाम किसका दिया है, सर्ववर्मन का नाम दिया है, इसीलिए पहला वाला गलत है और इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। लेकिन अब जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ईशान वर्मन का नाम कहाँ से आएगा? आप जानते हैं कि अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करने वाला रूलर कौन था, और ये भी उसकी मजबूरी थी, वो ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन अपनी बहन को सपोर्ट देने के लिए और उसे खड़ा करने के लिए एक बार फिर से, और उसके राज्य की रक्षा के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। ये राजा हर्षवर्धन थे। जब उनके पिता और भाई का वध कर दिया जाता है, मतलब पिता की मृत्यु हो जाती है और भाई मारे जाते हैं, साथ में जो बहन का पति था यानी बहनोई, उसकी भी हत्या हो जाती है। इस प्रकार की दुखद घटनाएं होती हैं, तो राजा हर्ष को यहाँ तत्काल एक्शन लेना पड़ता है। राजश्री जो है वो कैद में रहती है और उसके बाद उसे छुड़ाने के लिए ये जाते हैं, तो पता लगता है कि वो यहाँ से जो जेल है वहाँ से फरार हो गई है और जंगल में जाकर सती होने जा रही है। तो वहाँ जाकर वो अपनी बहन को बचाते हैं। उसके बाद उसे ले आते हैं कन्नौज और वहीं पर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं और अपनी बहन का जो शासन है उसको संभाल लेते हैं। ये पूरा क्रम था। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि इतिहास में किस शासक को हूणों का विरोध करने और उन्हें पराजित करने के लिए याद किया जाता है। और साथ में प्रश्न में ये भी चिपका हुआ है, तो प्रश्न का पहला पार्ट आपने देखा। दूसरे वाले हिस्से में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐतिहासिक शहर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया था। यहाँ पर राजधानी के स्थानांतरण की बात नहीं हो रही है, राजधानी बनाने की बात हो रही है कि कन्नौज वाला जो क्षेत्र था उसको राजधानी बना के ये अपनी शक्ति या जो सीमा है उसका विस्तार कर रहे हैं। तो 2 राजाओं के नाम इसमें से आपको चुनने हैं। नीचे दिया हुआ है आदित्य वर्मन और अवंती वर्मन, ईशान वर्मन और अवंती वर्मन, आदित्य वर्मन और हरिवर्मन, या फिर इसमें आप देख रहे हैं ईशान वर्मन और हरिवर्मन। इसमें से कौन से शासकों का जो जोड़ा है वो सही है? और इसे अगर आप देखें तो इसका बी वाला हो जाएगा। ईशान वर्मन और अवंती वर्मन वाला जो पेयर है वो सही है। मतलब इतिहास में जो ईशान वर्मन सम्राट थे, पीछे आपने देखा कि ये महाराजाधिराज की उपाधि को एज्यूम करते थे, तो इन्हें हूणों का विरोध करने और परास्त करने के लिए जाना जाता है। और दूसरा हिस्सा प्रश्न का जो पूछ रहा था कि कन्नौज को राजधानी बनाकर अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने वाला शासक कौन था, तो वो अवंती वर्मन थे। ये पूरी जानकारी है। और वैसे अगर देखा जाए तो हूणों का जो सबसे पहला आक्रमण था वो गुप्त काल में होता है, स्कंदगुप्त के समय में। और स्कंदगुप्त पहला ऐसा प्रतापी राजा था या चक्रवर्ती सम्राट था जो कि हूणों को उनकी सीमा से बाहर खदेड़ देता है, मतलब अपने राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ देता है। और जब तक वो जीवित रहता है तब तक हूणों की हिम्मत नहीं होती है कि वो यहाँ इस धरती पर पैर रख सकें। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और आगे के जो उत्तराधिकारी है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अयोग्य सिद्ध होने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर हूणों की घुसपैठ होती है। फिलहाल ये भी सही, तो इसमें हमने देखा बी वाले को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। पहले वाले में बोला गया कि पुलकेशिन फर्स्ट हैड फाउंडेड द किंगडम विद कैपिटल एट वातापी। वातापी को बाद में बादामी कहा जाने लगा। तो जो बादामी क्षेत्र था उसको अपनी राजधानी बनाकर अपने साम्राज्य की नींव रखने का काम ये पुलकेशिन प्रथम का था, ऐसे दिया है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि पुलकेशिन द्वितीय यानी पुलकेशिन सेकेंड हैड एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि को धारण करने वाला पुलकेशिन द्वितीय था।
और पुलकेशिन सेकेंड हैड किल्ड द किंग नरसिंह वर्मन ये राजा का नाम है, एंड एडॉप्टेड द एपिथेट ऑफ वातापी कोंड। मतलब पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो राजा नरसिंह वर्मन थे उनका वध कर दिया गया था और इसी उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड की जो उपाधि है उसको धारण किया। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। वातापी कोंड जो कि इसकी खुद की राजधानी, मतलब ये पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय की खुद की राजधानी हुआ करती थी। कोंड का मतलब होता है उसको आक्रांत करने वाला, उस पर कब्जा करने वाला। ये दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं। तो आपको देखना यह है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, छठवें को आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर आपको ये बताना था कि गलत कौन सा है। इसका सी हो जाएगा। तीसरा वाला सिर्फ गलत है, इसमें बाकी दोनों ऊपर के सही हैं। पुलकेशिन प्रथम जो था उसने वातापी जो क्षेत्र था उसको अपनी राजधानी बनाकर अपना जो पूरा साम्राज्य था उसको स्थापित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की जो उपाधि है उसको धारण किया था। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि है किस उपलक्ष्य पे धारण करता है? तो राजा हर्ष के साथ इसका टकराव होता है। राजा हर्ष की भी महत्वाकांक्षा काफी प्रबल हो जाती है, तो वो दक्षिण की ओर अपना विजय अभियान कर देते हैं। लेकिन जब दक्षिण की ओर वो बढ़ने लगते हैं तो नर्मदा के तट पे दोनों के बीच में टकराव होता है। ये दक्षिण का शेर रहता है, वो उत्तर के सिंह रहते हैं। अब दोनों में जब टकराव होता है तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ भारी पड़ता है और वो उन्हें नर्मदा की सीमा तक ही सीमित कर देता है। नर्मदा वाला जो क्षेत्र था वहीं तक ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और इसी उपलक्ष्य में वो दक्षिणापथेश्वर की जो उपाधि है उसको धारण करता है। मतलब दक्षिणापथ जो है, पहले के समय में दो राजमार्ग हुआ करते थे, एक उत्तरापथ था और दूसरा दक्षिणापथ था। तो ये पहले के समय के नेशनल हाईवे ही थे। और वर्तमान में अगर आप देखना चाहें तो जो उत्तरापथ है उसका एक छोटा मोटा जो अवशेष है वो जीटी रोड के तौर पे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ दक्षिणापथ पे इसका पूरा कब्जा था। ये जो दक्षिण का राजमार्ग था इस पे कब्जा किए हुए था और इसीलिए दक्षिणापथेश्वर की उपाधि को धारण करता था। तो ऊपर वाले तो दोनों सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्टा दिया है। पुलकेशिन द्वितीय का भी समय खराब होता है, हमेशा अच्छा ही नहीं चलता है। राजा नरसिंह वर्मन जो है वो आता है, इसके ऊपर हमला करता है, इसका वध कर देता है और इसी उपलक्ष्य में वो वातापी कोंड की उपाधि को धारण करता है। यहाँ उल्टा दे रखा है, तो इसीलिए तीसरा वाला गलत है और हमें गलत ही चाहिए था, तो हमने सी को चुना है। आगे चलते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट है, सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहले वाले में कहा गया कि विजयादित्य हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ राजमल्ल। मल्ल और राजमल्ल ये उपाधि होती थी, तो विजयादित्य ने इस टाइटल को एज्यूम किया था। इसके बाद ये कहा गया कि विक्रमादित्य फर्स्ट हैड engraved द कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑन विक्ट्री पिलर ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल जो था यानी कैलाशनाथ मंदिर जो था उसमें एक विजय स्तंभ इसने लगवाया था विक्रमादित्य प्रथम ने, और उसका जो वृतांत है उसमें कन्नड़ भाषा में खुदवाया गया था। इसके बाद जो 3rd स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि कीर्तिवर्मन प्रथम या कीर्तिवर्मन फर्स्ट इज आल्सो नोन एज, माफ कीजिएगा, नोन फॉर बेनेवोलेंस टुवर्ड्स द पीपुल एंड मैन्यूमेंट ऑफ कांचीपुरम द पल्लव कैपिटल। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कीर्तिवर्मन प्रथम जो था वो लोगों की भलाई करने और पल्लव राजधानी को कांचीपुरम के स्मारकों के निर्माण के लिए जाना जाता है। मतलब पल्लव राजधानी थी, पल्लवों की जो राजधानी हुआ करती थी वो कांचीपुरम थी, तो वहाँ पर इसने ढेर सारे जो मैन्यूमेंट्स हैं यानी स्मारक हैं उनको बनवाने का काम किया था। तो इसके लिए कीर्तिवर्मन को याद किया जाता है। याद रखिएगा ये कीर्तिवर्मन प्रथम है, इसमें प्रथम द्वितीय का जो क्रम है वो याद रखना चाहिए। अब देख कर बताइए, इसमें से आपको सही ढूंढना है और इसे अगर आप देखें तो कुछ भी सही नहीं है। जितने दिए हैं सब के सब यहाँ गलत है, किसी काम के नहीं। सही बात यह है कि विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा राजमल्ल की उपाधि को धारण किया गया था, अर्थात मल्लों या पल्लवों के सम्राट। ये जो मल्ल शब्द है ये प्रायः दक्षिण भारत में जो पल्लव सम्राट होते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो पल्लवों के राजा मल्ल जो है वो पल्लवों के लिए यूज होता था और राजा शब्द उसके साथ जुड़ गया तो इसका मतलब ये है कि वो पल्लवों का राजा है। तो ये उपाधि किसकी थी? ये विक्रमादित्य प्रथम की थी और यहाँ पर विजयादित्य दिया है इसलिए गलत है। उसके बाद अगले वाले को देखें तो टोडाई मंडलम क्षेत्र जो है उस पर लगातार आक्रमण करने और पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय पर जीत के लिए इसको जाना जाता है। ये जो विक्रमादित्य द्वितीय है इसकी बात हो रही है। यहाँ आप देख रहे हैं ना विक्रमादित्य प्रथम का नाम दिया है, तो ये सब काम किसका था? ये विक्रमादित्य द्वितीय का था। और ये किस उपलक्ष्य पे स्थापित करते हैं? तो यहाँ अगर देखा जाए तो नंदीवर्मन पर जीत के लिए इन्हें जाना जाता है और उसी उपलक्ष्य में जो पल्लवों द्वारा चालुक्यों से उनके अपमान का बदला लिया गया, तो कैलाशनाथ मंदिर का ये जो विजय स्तंभ था, पत्थर का स्तंभ था, उस पर ये कन्नड़ भाषा में अपने लेख को खुदवाते हैं। मतलब ये जाहिर करते हैं कि मैंने जीत हासिल की, मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। तो ये काम किसका है? ये विक्रमादित्य द्वितीय का है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम दे रखा है इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। इसके बाद तीसरे वाले को देखें, कीर्तिवर्मन के बारे में कहा जा रहा है। तो कीर्तिवर्मन यहाँ अगर देखें तो नाम जो है वो सही नहीं होता है। मतलब ये विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में ही स्टेटमेंट सही है। जो इसमें आप देख लीजिए दूसरा और तीसरा, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये विक्रमादित्य द्वितीय के लिए ही सही होते हैं। मतलब ही इज आल्सो नोन एज फॉर बेनिवोलेंस टुवर्ड्स द पीपुल एंड द मैन्यूमेंट ऑफ कांचीपुरम द पल्लव कैपिटल। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो पल्लव कैपिटल थी कांचीपुरम उसमें बहुत सारे स्मारकों को बनवाया था और लोगों की भलाई का काम किया था। तो ये दयालु और वीर सम्राट थे और इनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पे गलत है और इसीलिए हमने डी का चयन किया है।
इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहले वाले में ये कहा गया कि वत्स राजा ने भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी बनवाई थी और एक मुफ्त भोजनालय को भी स्थापित किया था। और त्रिलोचन पाल से संबंधित 972 शक संवत जो होता है उसके 2 ताम्रपत्र शिलालेख मिले हैं, जिसमें कि त्रिलोचन पाल को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन डेटेड 972 शकाज रिलेटेड टू, यहाँ आप देख लीजिए त्रिलोचन पाल, ये नाम याद रखिएगा, त्रिलोचन पाल हैज बीन डिस्कवर्ड, ही इज टाइटल महामंडलेश्वर इन दिस इंस्क्रिप्शन। मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन थे या दीज इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मतलब बहुवचन है, तो यहाँ जितने भी अभिलेख आप देखते हैं उसमें इसने महामंडलेश्वर की उपाधि जो है उसको धारण किया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं, देखिए इसका डी हो जाएगा। इसमें नॉट करेक्ट हमें खोजना था और जब नॉन ऑफ दीज को हम चुनते हैं तो इसका मतलब है कि सभी सही हैं। वत्स राजा, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी, मतलब सोने का जो ऊपर से छाजन होता है वो बनवाया था, और एक मुफ्त भोजनालय की स्थापना की थी जिसको कि सत्तारा कहा जाता है। लंगर टाइप का था तो वो सत्तारा कहा जाता था। और त्रिलोचन पाल के बारे में अगर देखा जाए तो 972 शक, यानी अगर ईस्वी में इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 1050 ईस्वी के आसपास की बात है। और एकलहारा तथा 1051 में सूरत, ये 2 ताम्रपत्र जो शिलालेख हैं वो प्राप्त होते हैं। मतलब शक संवत का यहाँ पे जो आंकड़ा है वो दिया है तो उसको आप ईस्वी में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। 1050 और 1051 ये जो ईस्वी है उसमें एकलहारा और सूरत वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं, और उसमें ये बताया गया है कि त्रिलोचन पाल जो है वो महामंडलेश्वर की उपाधि को धारण करते हैं। तो इसमें सभी सही है और गलत पूछ रहा था तो कुछ भी गलत नहीं है, डी को चुना है। 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो निम्बार्क के बारे में कहा गया है कि इन्होंने कांची में राजधानी को स्थापित किया था। निम्बार्क ने कांची में अपनी राजधानी स्थापित की थी। और गोगी राजा ने अवनी सिंह की उपाधि को धारण किया था। भीम प्रथम जो थे वो कला के महान संरक्षक थे और स्वयं भी एक कवि और संगीतकार थे। बारप्पा जो थे उन्होंने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी और महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इस प्रकार से ये 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको देखकर बताना है कौन सा करेक्ट। प्रश्न पूरा आपके सामने है और इसे अच्छे से देख लीजिए। और इसका अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया सही कौन सा है, कुछ भी सही नहीं है, जितने दिए हैं वो सब के सब गलत हैं। अब गलत क्यों हुए आइए देखते हैं। इसमें 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक बीच वाला है जिसमें कहा गया है कि भीम प्रथम जो है वो कला का महान संरक्षक था। तो इस प्रकार से तीनों आप जो 4 स्टेटमेंट है आपने देखे हैं। और इसका जो डी वाला है वो सही है, मतलब इसमें से कुछ भी सही नहीं है। सिंह विष्णु जो थे उन्होंने कावेरी तक अपनी जमीन को जीता था, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और कांची जो चेन्नई का दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पर अपनी राजधानी को बनाने का काम किया था। अवनी सिंह यानी पृथ्वी का शेर इसका मतलब होता है। अवनी सिंह ये शब्द होता है, अवनी मतलब होती है पृथ्वी और सिंह मतलब शेर। तो पृथ्वी का शेर, इसकी उपाधि किसने धारण की थी, ये सिंह विष्णु ने धारण की थी। और यहाँ पर गोगी राजा का नाम दिया है तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद महेंद्र वर्मन जो थे ये कला के महान संरक्षक थे और स्वयं एक कवि और संगीतकार थे। तो यहाँ पर जो भीम के बारे में कहा है वो भी गलत है, मतलब दूसरा और तीसरा जो है वो गलत हो जाते हैं। इसके बाद आप देखें तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम है उन्होंने ही मत्त विलास प्रहसन को लिखा था। तो मत्त विलास प्रहसन की रचना बारप्पा ने नहीं की थी, ये यहाँ से क्लियर होता है। तो 3 स्टेटमेंट तो इसमें गलत है और इसलिए जब तीनों स्टेटमेंट यहाँ गलत है तो कोई भी उपयुक्त विकल्प हमें नहीं मिल रहा था और इसीलिए हमने डी का चयन किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय के सम्मान में महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता है और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंहेश्वर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में आपने ऊपर देखा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय हैड कंस्ट्रक्टेड द राज, यहाँ आप देख लीजिए राज सिंहेश्वर इसका नाम है, राज सिंहेश्वर कैलाशनाथ टेम्पल। तो कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किस टेम्पल का करवाया गया है। दक्षिण भारत से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। और इसमें अगर देखा जाए तो ए वाला गलत है, यानी पहला वाला। बाकी जो है दूसरा वाला वो एकदम सही है। कांची के पल्लव, यहाँ अगर आप देखें तो कांची को पहले जाने दीजिए, महाबलीपुरम को देख लेते हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के सम्मान में महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता है। ये नाम किसका होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम का होगा। और यहाँ पे दिया है महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसीलिए पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, उसमें कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। चूज ऑड वन आउट ऑफ एमंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको जो विषम है उसकी तलाश करनी है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम है, विजयादित्य द्वितीय है, इसके अलावा परमेश्वर वर्मन या परमेश वर्मन प्रथम है, साथ में नरसिंह वर्मन द्वितीय भी जुड़े हुए हैं। आप बताइए इसमें से ऑड कौन सा है। प्रश्न आपने देखे और इसे अगर आप देखें तो इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि इसमें विजयादित्य द्वितीय जो है वो इससे डिफरेंट है। कैसे, तो कांची के जो पल्लव थे उसमें नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें कि महामल्ल कहा जाता था, इसके अलावा परमेश वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि राज सिंह की उपाधि जो है धारण करते थे।
जो वेंगी के पूर्वी चालुक्य थे या वेंगी के चालुक्य आप कह सकते हैं, उसमें विजयादित्य द्वितीय का नाम आता है। तो यहाँ डायनेस्टी ही चेंज हो जा रही, तीन जो है वो एक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और एकमात्र जो विजयादित्य द्वितीय हैं वो यहाँ पर वेंगी के जो चालुक्य हैं उनसे संबंध रखते हैं, तो इसीलिए ये ऑड है इसमें। इसके बाद 12वां नीचे ही है, उसको देख लेते हैं। और 12वें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि विच रूलर हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ पल्लव भंजन आफ्टर डिफीटिंग द पल्लवास। पल्लवों को पराजित करने के बाद इसमें से कौन सा शासक है जिसने कि पल्लव भंजन की उपाधि को धारण किया था, यानी पल्लवों को तोड़ने वाला, उनका भंजन करने वाला। तो ये काडुंगो है या मरवर्मन अवनी शुलामणि है, अच्छे अच्छे नाम है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे जतिला परांतिका नेडुंजलेयन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेडुंजलेयन। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं का भी विकल्प है। ये सब व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है। और इसे अगर आप देखें तो इसमें सही कौन सा होगा बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से नो आंसर इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं को आप चुन सकते हैं। मदुरै के जो पांड्य थे, मतलब इसमें अगर आप देखें तो राज सिंह को पल्लवों को पराजित करने के बाद उन्होंने पल्लव भंजन की जो उपाधि है वो धारण की थी। यहाँ पर राज सिंह का नाम आता है और राज सिंह आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं। 12वें प्रश्न को हमने देखा, यहाँ पर ये पूछा गया ना कि पल्लव भंजन की उपाधि किसको दी गई थी, तो हम इसमें से डी वाले को चुनते। मदुरै के जो पांड्य थे उसमें सम्राट हुआ करते थे राज सिंह और उन्होंने इन्हें पराजित किया था। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि नागभट्ट सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रतिहार राजाओं में से एक थे जो कि अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए फेमस होते हैं। नागभट्ट द्वितीय की राजधानी कन्नौज थी और उसे महोदय श्री भी कहा जाता था या महोदया कहा जाता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता है, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ नागभट्ट का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, तो देख लीजिएगा। और इसमें अगर सही देखा जाए तो सिर्फ पहला वाला है, सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरा वाला इसमें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नागभट्ट प्रथम जो थे वो सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख जो प्रतिहार राजा थे उसमें देखे जाते थे और इन्होंने एक हद तक अरबों के आक्रमण को भी रोकने का काम किया था। और भोज प्रथम यानी मिहिर भोज जो है उनकी राजधानी कन्नौज थी और इसे महोदया भी कहा जाता था। उनके जो शुरुआत के इंस्क्रिप्शन है उसमें वराह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो दिखाई देता है। इसमें एक सैन्य शिविर यानी जो कैटोनमेंट वगैरह है उसका भी उल्लेख प्राप्त होता है और उसमें ये कहा गया है, मतलब उसकी लोकेशन बताई गई है कि ये जो सैनिक छावनी है ये कहाँ पर है। तो बताया गया है कि ये महोदया में जो स्कंदवरा नाम का क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। तो महोदया जो संबोधन है वो कन्नौज के लिए किया गया था। तो इसका सही कौन सा है? सिर्फ पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी यशपाल इज करेक्ट। मतलब प्रतिहार डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था यशपाल, उसके बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहले वाले में कहा गया कि यशपाल भगवान विष्णु के उपासक थे, ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे और इन्होंने आदि वाराह की उपाधि को धारण किया था, एज्यूम द टाइटल ऑफ आदि वाराह। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यशपाल को एक अरब यात्री अल मसूदी ने राजा बौरा कहा था। यशपाल को राजा बौरा की जो टाइटल है या राजा बौरा का जो संबोधन है वो एक अरेबियन ट्रेवलर था, इसका नाम था अल मसूदी, उसके द्वारा किया गया था। अल बरूनी और अल मसूदी ये दो अलग अलग यात्री थे जो कि अरब से आए थे। इसके बाद आप तीसरे नंबर के स्टेटमेंट को देख रहे हैं, 9वीं शताब्दी के अरब व्यापारी सुलेमान के यात्रा वृतांत में, ये 9वीं शताब्दी का अरबी व्यापारी था, राजा जुर्ज के रूप में यशपाल का जिक्र प्राप्त होता है। असल में दिक्कत क्या होती थी, ये बाहर से आने वाले जो यात्री वगैरह होते थे ये दूसरे देश के होते थे, हमारी जो लैंग्वेज है उन्हें पता ही नहीं होती थी। तो यहाँ आकर वो नाम सुनते थे कि भैया फला राजा है, यशोवर्मन नाम के राजा हैं या विक्रमादित्य उनकी उपाधि है, तो उसको वो अपने हिसाब से प्रोनाउंस करने की कोशिश करते थे, उच्चारण करने का प्रयास करते थे और उसमें हो जाती थी दिक्कत। तो जो उनके द्वारा उच्चारण होता था वही वो लिख देते थे। तो राजा जुर्ज जिन्हें कहा जाता था, ऐसा इसमें बोला गया। और ये भी कहा गया साथ में सुलेमान का जो वर्णन है कि इनके पास बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति थी और काफ़ी ज़्यादा संपदा थी। तो आप ये बताइए कि यशपाल के बारे में इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 14 को आप पूरा देख रहे हैं और इसमें से आपको देखकर बताना है। देखिए 14वें का डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी सही नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सबकी सब यहाँ पर गलत है। कैसे गलत है? भोज प्रथम यानी मिहिर भोज जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, उन्होंने ही आदिवाराह की उपाधि को धारण किया था और उन्हीं को अल मसूदी ने राजा बौरा कहा था। इसके साथ साथ 9वीं शताब्दी का जो अरबी व्यापारी था सुलेमान, उसने अपने यात्रा वृतांत में राजा जुर्ज के रूप में इन्हीं का जिक्र किया है। तो ये सब बात किसके बारे में हो रही है? ये भोज प्रथम यानी जो मिहिर भोज है उनके बारे में बात हो रही है और यहाँ पर ये बात यशपाल के संदर्भ में करनी थी। तो इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है, इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। राजशेखर एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, संस्कृत भाषा के प्रकांड कवि थे। उसके अतिरिक्त ये नाटककार और आलोचक भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? मतलब 3 जो है वो इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो वो भी आपको साथ में देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्यशाल भंजिका है, ये पहला है। उसके बाद बाल रामायण है, प्रपंच पांडव है और भूषण कोश है। इसमें से 3 जो है वो इनके द्वारा लिखे गए हैं, एक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। और वो कौन सा है?
तो इसमें अगर आप देखें तो नो आंसर इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। राजशेखर एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे। उन्होंने कर्पूर मंजरी नाम का जो ग्रंथ है उसको लिखा गया था। यहाँ पे कर्पूर मंजरी नाम का जो ग्रंथ है उसको लिखा था। और इसके अतिरिक्त काव्य मीमांसा नाम का जो ग्रंथ है उसको लिखा था। मीमांसा का मतलब ये होता है कि समीक्षा कर रहे हैं, किसी चीज़ की समीक्षा। तो यहाँ ये समीक्षाकार तो थे ही, नाटककार थे, कवि थे, उसके साथ साथ समीक्षा भी करते थे। तो इसमें कर्पूर मंजरी का नाम आता है। काव्य मीमांसा ये एक मार्गदर्शिका के तौर पे काम करता है। इसके अलावा विद्यशाल भंजिका भी है, इसके अतिरिक्त भृजिका है, बाल रामायण है, प्रपंच पांडव है, बाल भारत है, भूषण कोश है, ये सब राजशेखर की ही रचनाएं हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। और विकल्प सही ना होने की वजह से ये प्रश्न का ढांचा गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल आप इनकी रचनाओं से परिचित रहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रेवलर द प्रतिहार रूलर हैज द बेस्ट कैवलरी इन इंडिया। मतलब तोपखाने की बात हो रही है, माफ कीजिएगा, जो घुड़सवार सेना है उसकी बात हो रही है। चीनी यात्रियों के हिसाब से, चीन यात्री यानी जो चीन से आने वाले ट्रेवलर थे उनका अपना वृतांत होता था। तो कौन से प्रतिहार शासक जो थे, यहाँ पर प्रतिहार रूलर की पूरी डायनेस्टी है, तो उनके पास भारत में सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना है वो पाई जाती थी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि महिपाल प्रथम ने आर्यावर्त के महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। तो महाराजाधिराज की टाइटल धारण करने वाले इससे पहले भी पुराने भी हैं, लेकिन इन्होंने भी एज्यूम किया था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो दो बातें कही गई हैं, प्रतिहार शासकों के बारे में चीनी यात्रियों का क्या मत था, और उसके बाद महिपाल प्रथम जो थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। अब इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, देखकर बताइए। सी वाला हो जाएगा। यहाँ जो सही ना हो वही खोजना था, तो इसमें दोनों ही जो है वो सही नहीं है। अरबी यात्रियों के हिसाब से प्रतिहार रूलर्स जो होते थे वो भारत में सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना रखते थे। उनके पास सबसे अच्छी घोड़ों वाली जो सेना होती थी वो मौजूद थी। घुड़सवार सेना पहले के समय में बहुत मायने रखती थी। हाथियों का प्रचलन ये मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ स्टार्ट होता है और लंबे समय तक भारत में चलता है। लेकिन हाथियों की गति या जो उनका तरीका होता है वो थोड़ा स्लो होता है। घोड़े उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा फुर्तीले और तेज होते हैं, और युद्ध में फुर्ती की आवश्यकता होती है। ताकत के अलावा आपके अंदर जो फुर्ती है वो होनी चाहिए। इस फुर्ती अगर नहीं रहेगी तो दुश्मन आपको तोड़कर चला जाएगा, ताकत चाहे जितनी हो। तो हाथी जितनी देर में अभी यू टर्न लेते थे उतनी देर में घोड़े दौड़कर वापस आ जाते थे। और इसी वजह से जो मुगल थे जब यहाँ हमला करते हैं या तुर्की लोग ही हमला करते हैं तो वो विजयी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ वाले सब हाथी लेकर बैठे हुए थे। तो जो चीनी यात्री थे उन्होंने नहीं कहा था, ये अरबी यात्रियों के हिसाब से कहा गया था कि प्रतिहार शासकों के पास सबसे अच्छी घुड़सवार सेना थी। और महिपाल प्रथम के बारे में ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये महेंद्रपाल के बारे में कहा गया है। महेंद्रपाल ने आर्यावर्त के महाराजाधिराज यानी उत्तर भारत के राजाओं के राजा इसकी उपाधि को धारण किया था। तो आगे चलते हैं, इसमें दोनों गलत था। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू देवपाल इज करेक्ट। देवपाल के बारे में इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। पहले वाले में कहा गया कि देवपाल प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय से मोयांगर के निकट पराजित हुआ था। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की तरह बिहार में भागलपुर के पास विक्रमशिला मठ की स्थापना की थी, और देवपाल ने सोमापुरी मठ की भी स्थापना की थी। ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इसमें से आपको ये बताना है कि सही कौन सा है, देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही क्या है फिर? धर्मपाल के द्वारा जो प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय थे उनके साथ मोंगायर में जो युद्ध है वो होता है, और इसमें दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो काफ़ी घमासान लड़ाई होती है, और इसमें धर्मपाल नाम के जो राजा थे वो पराजित हो जाते हैं। इसके बाद आप देखें कि जो धर्मपाल थे उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की तरह या उसकी तर्ज पे बिहार क्षेत्र में भागलपुर के पास विक्रमशिला मठ की स्थापना की थी। और यह मठ जो है ये भारत के सभी हिस्सों, तिब्बत के छात्र जो थे या बाहरी जितने भी छात्र होते थे उनको आकर्षित करने का काम करता था। और धर्मपाल के द्वारा ही सोमापुरी मठ जो बिहार के पहाड़पुर के पास है उसकी स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो 200 गाँव का अनुदान देने का बात है वो भी इन्हीं का श्रेय, मतलब इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। तो इसमें जितनी भी बातें हैं वो देवपाल के बारे में है ही नहीं है, वो तो धर्मपाल के बारे में है, और इसीलिए इसमें से कुछ भी सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखें। यहाँ ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बौद्ध विद्वान वज्रदत्ता, जो बौद्ध विद्वान थे वज्रदत्ता, वो लोकेश्वराष्टक नाम का जो ग्रंथ है उसके लेखक थे, और धर्मपाल के ये राजकवि थे, मतलब उनके दरबार के कवि थे। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि एक अरब यात्री या अरब व्यापारी आप कह सकते हैं सुलेमान, इसने धर्मपाल को रूहिमी या रूहमा धर्म का कहा है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है उसे आप देख रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ सबसे प्रसिद्ध नाम बौद्ध विद्वान दीपांकर आतिशा का था। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। तीसरा वाला इसमें सही है, बाकी जितने हैं वो सब गलत हैं। बौद्ध विद्वान वज्रदत्ता जो कि लोकेश्वराष्टक नाम की पुस्तक के लेखक थे और यही देवपाल के राजकवि थे।
9वीं शताब्दी का जो बीच वाला पोर्शन था उसमें भारत की यात्रा पर जब अरबी यात्री सुलेमान आता है तो वो पाल साम्राज्य को रुहिमी या रोहमा धर्म का कहता है, और यहाँ पर धर्मपाल को अकेले नहीं कहा गया था। मतलब इसमें ये पूछा है ना कि सही कौन सा है, तो सही इसमें सिर्फ तीसरा वाला ही है, बाकी जो है उसमें गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। धर्मपाल जो था वो पाल वंशीय था, लेकिन पूरी पाल डायनेस्टी की बात यहाँ पर की जा रही है। और उसके बाद आप देखें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रसिद्ध विद्वान जो थे दीपंकर, इन्हें अतीसा कहा जाता है और तिब्बत में इनका काफी मान सम्मान था। दीपंकर श्रीज्ञान इनको कहा जाता था, आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो पहले वाले में कहा गया कि दंतीदुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी, और एलोरा की चट्टानों को काटकर बेजोड़ कैलाशनाथ मंदिर ये कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बना था। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, और इसे अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। दोनों सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है। दंतीदुर्ग जो चालुक्य राजा थे, कीर्तिवर्मन द्वितीय की बात हो रही है, उनके सामंत के तौर पे देखे जाते थे। मतलब दंतीदुर्ग क्या था, ये सामंत था, सामंत की हैसियत से आता था, और ये राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबार में रहता था। और बाद में ये चालुक्य साम्राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है और उसमें राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करता है। राजाओं के जो सामंत होते थे वो बड़े महत्वाकांक्षी होते थे, समय मिलने पर, अवसर के वो दास होते थे, समय मिलने पर वो अपनी शक्ति को स्थापित कर लेते थे। और 733 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठता है, तो सही बात है, इसमें आपने देखा। और उसके बाद आप देखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें कृष्ण प्रथम ने एलोरा यानी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला इलाका है उसकी चट्टानों को काटकर जो बेजोड़ कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू अमोघ वर्ष प्रथम इज नॉट करेक्ट। राजा अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहले वाले में कहा गया कि अमोघ वर्ष प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूटों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे और उन्होंने नई राजधानी मान्यखेत का निर्माण करवाया था। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि अमोघ वर्ष प्रथम ने आक्रमणकारी पूर्वी चालुक्यों को विंगावल्ली में पराजित किया था और वीर नारायण की उपाधि को धारण किया था। अमोघ वर्ष प्रथम ने कविराज मार्ग यानी जो सर्वप्राचीन कन्नड़ काव्य है और उसके साथ साथ संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्न मल्लिका नाम के जो ग्रंथ है उन्हें लिखा था। एक कन्नड़ भाषा का है और दूसरा संस्कृत भाषा का है, तो उसको आपको ध्यान देना है। आप ये बताइए कि अमोघ वर्ष के बारे में इसमें से क्या सही नहीं, और इसे अगर देखा जाए तो इसका डी वाला सही होता है। मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही ना हो, ये कहने का मतलब है। अमोघ वर्ष प्रथम ये राष्ट्रकूटों के पूरे डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा फेमस थे और इन्होंने अपनी राजधानी को मान्यखेत, जो कि आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो मलखेद के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर बनाया था। और अमोघ वर्ष प्रथम ने आक्रमणकारी पूर्वी चालुक्यों को विंगावल्ली में पराजित किया था और वीर नारायण की जो उपाधि है उसको एज्यूम किया था। अमोघ वर्ष प्रथम जो थे वो साहित्य के भी संरक्षक थे, वो खुद लिखा करते थे, मतलब कवि की हैसियत थी उनकी, तो कन्नड़ और संस्कृत में वो दक्ष विद्वान जाने जाते थे और ये दोनों ग्रंथ उन्हीं के द्वारा लिखे गए। तो सही सब है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसके बाद 21वें को देखते हैं। गोविंद तृतीय से संबंधित आपको जो सही विकल्प है उसकी तलाश करनी है। तो इसमें ये पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इनके धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी कला और साहित्य में रुचि थी और वो शांति प्रिय थे। उनकी प्रायः सम्राट अशोक से तुलना की जाती है। गोविंद तृतीय जो है उनको तुलना किससे होती है? सम्राट अशोक से होती है। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि दक्षिण का अशोक इन्हें कहा जाता है। विद्वानों को संरक्षण देने के मामले में गुप्त सम्राट विक्रमादित्य से इन्हें कंपेयर किया जाता है। तो आप ये बताइए कि गोविंद तृतीय के बारे में यानी गोविंद थर्ड जो है इनके बारे में सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं। यहाँ अगर देखा जाए 21वें प्रश्न को तो इसमें अमोघ वर्ष के बारे में ये सब कुछ सही बैठता है। अमोघ वर्ष जो थे वो धार्मिक स्वभाव के थे, कला साहित्य में उनकी रुचि थी, आपने अभी पिछले प्रश्न में देखा है। शांति प्रिय थे और अशोक से उनकी तुलना की जाती है, मतलब वीरता भी रहे और शांति का समावेश भी रहे। और दक्षिण का अशोक इनको कहा जाता था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इन्हें गुप्त सम्राट विक्रमादित्य जो थे, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, उनसे कंपेयर किया जाता था। तो ये सभी बातें जो है ये गोविंद तृतीय के बारे में नहीं बल्कि अमोघ वर्ष के बारे में सही बैठती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो परांतक प्रथम ने मधुरांतका और मदुरै कोंड की उपाधि को धारण किया था। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 949 जो ईस्वी का समय था उसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम का जो युद्ध था उसमें परांतक प्रथम के साथ युद्ध किया था और वो परांतक प्रथम से हार गए थे। मतलब यहाँ हारा कौन था? कृष्ण तृतीय हारे थे, ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि परांतक प्रथम ने कांची और तंजाई के योद्धा की उपाधि को धारण किया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा प्रश्न है या जो विकल्प है वो दिखाई दे रहा है। जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है। प्रश्न आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि सिर्फ पहला वाला इसमें सही है, जो दूसरा वाला है वो गलत है। दूसरा और तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत हो जाते हैं। परांतक प्रथम ने मदुरै पर कब्जा किया था और मधुरांतका यानी मदुरै जो क्षेत्र है उसका विनाश करने वाला
और मदुरै कोंड यानी मदुरै पर कब्जा करने वाला, ये दोनों उपाधि उसने धारण की थी। तो इसमें जो सही है वो सिर्फ पहला वाला ही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 949 ईस्वी में परांतक प्रथम ने तक्कोलम की लड़ाई में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के साथ युद्ध किया था और वो कृष्ण तृतीय से हार जाता है। यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय और उससे ये पराजित हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो कृष्ण तृतीय जो है वो यहाँ जीत हासिल करते हैं और कांची और तंजाई के योद्धा की उपाधि को धारण करते हैं। बड़ी बात थी उनके लिए। तो इसमें अगर आप देखें तो दूसरा तीसरा गलत है, सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको देखना है। तो 1010 में अरुमोलीवर्मन ने तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और अरुमोलीवर्मन ने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराकर सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। अरुमोलीवर्मन शिक्षा और कौशल के एक महान संरक्षक थे और साथ में वो पंडित चोल के नाम से भी जाने जाते थे। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है सही इसमें ढूंढना था, तो ए वाला मतलब यानी पहला वाला सही। ये जो 23वां है इसका सिर्फ पहला वाला सही है। अरुमोलीवर्मन यानी जिन्हें कि राज राजा भी कहा जाता था, ये उनकी उपाधि थी। 1010 में इन्होंने तंजावुर वाला जो क्षेत्र है, मतलब तंजौर कहा जाता है इसे, वहां पे भगवान शिव को समर्पित राजराजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसको बनवाया था। और इस मंदिर को राज राजा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि चोल जो राजा थे उसमें चलन था कि वे मंदिरों में देवताओं के अलावा राजा और रानियों की मूर्ति को भी स्थापित करते थे। ये प्रश्न बन सकता है। तो जो चोल डायनेस्टी के रूलर होते थे वो राजा और रानी को भी भगवान की ही हैसियत में रखते थे और देवता के अलावा उनकी भी प्रतिमाएं वहां पर स्थापित होती थी। तो ये सारी बातें यहाँ दिखाई दे रही हैं और इसमें अगर आप देखें तो जो इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ इसका पहला वाला ही है। बाकी जो दूसरा तीसरा है वो गलत क्यों है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया था और सीलोन पर अपनी जीत हासिल की थी। सीलोन जो है ये श्रीलंका का पुराना नाम है। तो यहाँ अरुमोलीवर्मन नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरे वाले को अगर आप देखें तो वह शिक्षा और जो कला थी उसके महान संरक्षक थे और उन्हें पंडित चोल भी कहा जाता था। तो ये सब बातें राजेंद्र के बारे में है, राजेंद्र प्रथम के बारे में है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट नीचे वाले गलत है, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल सही है। हमें सही ही चाहिए था, तो हमने ए का चुनाव किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रथम हैज एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगैकोंड, मतलब ये गंगैकोंड चोल के उपाधि जो है उसको धारण करते थे। और उसके बाद आप सेकंड वाले को देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो कावेरी नदी के उद्गम स्थल के पास, मतलब जहाँ से कावेरी निकलती है उनका उद्गम होता है, उसके पास गंगैकोंड चोलपुरम के नाम से अपनी नई राजधानी को स्थापित किए थे। और राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम में एक शिव मंदिर और चोल गर्ग के नाम से एक तालाब को खुदवाया था। ये सब बातें हैं। अब आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। यहाँ पर जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी जो है वो यहाँ चूंकि पूछा जा रहा है ना कि गलत कौन सा है, तो कुछ भी इसमें से गलत नहीं है, सभी सही है। ये सब राजेंद्र चोल यानी राजेंद्र प्रथम के बारे में बात हो रही है। 1022 ईस्वी में उन्होंने उत्तर में एक अभियान का यानी जो कैंपेन है उसको लीड किया था और गंगा नदी को उसी मार्ग से पार किया था। और यहाँ पर मतलब ये मार्ग कौन सा था जिस मार्ग से ये पार करते हैं, तो ये वही रास्ता है जहाँ से महान विजेता समुद्रगुप्त जो है उन्होंने पाल शासक महिपाल प्रथम और पश्चिमी जो चालुक्य थे उनको हराने का काम किया था। और ये जो विजय थी इसको जश्न के तौर पे इन्होंने सेलिब्रेट किया था। गंगैकोंड चोल की उपाधि खुद धारण की थी, मतलब गंगा प्रदेश को जीतने वाला चोल। और उसके बाद कावेरी का जो उद्गम स्थान था वहाँ पे यानी मुहाना आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे गंगैकोंड चोलपुरम नाम का जो एक नगर है उसकी स्थापना की थी और उसे अपनी नई राजधानी भी बनाया था। ये सब बातें इनके बारे में सही हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। चूज ऑड वन आउट ऑफ एमंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको जो ऑड है वो चूज करना है। तो यहाँ पर जयमल कोंड चोल है, इसके अलावा शुंगम विरता है, विजय राजेंद्र चोल है और यनाई मेल थुंजला देवन है। इस प्रकार से ये नाम दिया है। ये सब राजाओं के नाम हैं। इसमें से ऑड कौन सा है ये आपको बताना है। और इसका अगर आप देखें तो बी वाला ऑड हो जाएगा। बी यहाँ आप देख सकते हैं शुंगमत वीरता का नाम इसमें आया है। इसमें अगर आप देखें तो राजाधिराज ये महान योद्धा थे और हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़े रहते थे। इन्होंने जयमल कोंडा चोल यानी विजयी चोल राजा का जो खिताब है उसको हासिल किया था और विजय राजेंद्र चोल यानी विजयी राजेंद्र चोल राजा के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। ये सब जो उपाधियां हैं ये एक ही सम्राट की हैं, अलग अलग राजाओं की नहीं है। इसमें यही ऑड था, मतलब इसमें जो ऑड आपने चुना है वो अलग व्यक्ति है, बाकी जो है वो एक ही राजा को कहा जाता था, चाहे वो जयमल कोंडा चोल कहा जाए या यनाई मेल थुंजला देवर कहा जाए या विजय राजेंद्र चोल कहा जाए। ये सभी जो टाइटल हैं वो एक ही सम्राट के हैं। राजाधिराज नाम से ये जाने जाते थे। और इसमें अगर आप देखें तो यनाई मेल थुंजना देवर यानी हाथी पर सवार होकर राजा को मारने वाला, हाथी पर सवार राजा जो कि मारा गया, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, मतलब हाथी पर बैठा हुआ राजा जिससे कि मार दिया गया। तो इस प्रकार के व्यक्ति के तौर पे इन्हें जाना जाता है।
इनका मृत्यु का तरीका असल में यही था। तो थोड़े से विचित्र ये प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें ऑड कौन सा है? शुंगमत वीरता, ये उपाधि इनकी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बी वाले को हमने चुना है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को वेंगी शाखा के जो पूर्वी चालुक्य हैं उनको चोलों के साथ एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है? ये कौन थे? राजेंद्र द्वितीय थे, वीर राजेंद्र थे, अथिराजेंद्र थे, या फिर आप देखें राजेंद्र प्रथम थे? इसमें से कौन सा था? और 26 को अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? नो आंसर इज करेक्ट। जितने विकल्प दिए हैं सब किसी काम के नहीं है। इसमें से नाम किसका होगा? नाम होगा कुलोतुंग प्रथम का, जो कि वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को चोलों के साथ एकजुट करने का काम करते थे। और इससे पहले जो आपने ये देखा है ना शुंगमत वीरता, तो ये उपाधि भी कुलोतुंग प्रथम की ही थी। यहाँ पर ये जो उपाधि है ये कुलोतुंग प्रथम की है और इसीलिए बी वाला ऑड था। यहाँ फिलहाल जो 26 है इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये आंसर किसका यहाँ पे सही माना जाएगा? यहाँ पे कुलोतुंग प्रथम का नाम होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 को देखिए। चूज ऑड एमंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको जो ऑड है वो चूज करना है। तो कर्णमल्ली है, इसके अलावा कुदीनिक्की है, मिताची है और कुदीनिंगा है। आप ये बताइए कि इसमें से ऑड कौन सा है, यानी विषम कौन सा है? और 27 को अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे जो मिताची है वो इनसे अलग है, बाकी जितने हैं वो थोड़े से एक समान है। कैसे? तो जो चोलों का ग्राम प्रशासन था, यानी जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, उसे अगर देखा जाए तो कर्णमल्ली जो होता था वो खेती करने का अधिकार होता था, और कुदी निंगा जो होता था वो ऐसी स्थिति जिसमें कि उन्हें परेशान नहीं किया गया, ये सब है। और मिताची की अगर बात की जाए इसमें तो श्रेष्ठ दायित्व अधिकार होते थे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो कर्नाटक के कुछ शिलालेख हैं वहाँ पे महिलाओं की अगुवाई करने वाले गाँवों के दिलचस्प संदर्भ प्राप्त होते हैं। कर्नाटक के कुछ गाँव ऐसे होते थे जहाँ पे महिला मुखिया होती थी पहले के समय में। और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि 902 ईस्वी का जो शिलालेख है उसके हिसाब से जो भरन गियूर नाम का गांव है उसकी मुखिया एक बिताख्या नाम की महिला थी। और 1055 ईस्वी के आसपास आप एक अभिलेख के हिसाब से देखें तो चंडियाबे नाम की जो महिला है वो अंगाबुंडी के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब जो शब्द आप देख रहे हैं ना विचित्र विचित्र, इनका अर्थ होता है ग्राम प्रधान। तो यहाँ अगर आप देखें एक और महिला का नाम आता है जो कि जकियाबी थी, जो कि मंत्री की सलाहकार या राजा की सलाहकार के तौर पर देखी जाती थी। इन्हें मंत्राकी कहा जाता था। तो इसमें जो शब्द हैं वो बाकी तो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए सी वाला जो है वो अलग है। कैसे अलग है? इसमें कर्णमल्ली और कुदीनिक्का ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब कर्णमल्ली के ही दो हिस्से थे। खेती करने का जो अधिकार होता था उसको दो भागों में बांटा गया था। कुदीनिक्का जो था ये वो स्थिति होती थी जिसमें गांव में बसे लोगों को उनके अधिकारों से या तो वंचित कर दिया जाता था या हटा दिया जाता था, और कुदीनिक्का में उन्हें किसी भी स्थिति में परेशान नहीं किया जाता था। तो ये दोनों खेती से जुड़ गए। और उसके बाद आप देखें मिताची इसमें अकेला बचता है। ये जो तीनों शब्द हैं ये खेती से जुड़े हुए हैं। मिताची जो है ये महिलाओं के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है, और महिलाओं का नेतृत्व हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ये कर्नाटक के कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें से प्राप्त होता है। तो इसका जो डिफरेंट है वो सी वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। चूज ऑड वन आउट ऑफ एमंग द फॉलोइंग। इसमें ये कहा गया कि उर इरुकाई ये पहला नाम है, उसके बाद वेल्लार ये दिया हुआ है, कम्मन छेरी है और पराई छेरी। आप ये बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है? इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। और इसे अगर आप देखें तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि इसमें जो वेल्लार दिया हुआ है वो डिफरेंट है, बाकी जितने हैं वो एक जैसे हैं। चोल साम्राज्य या चोल जो पूरा यहाँ पे सोसाइटी आप कह सकते हैं, तो इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें कई सारे शब्द इस्तेमाल होते थे, जैसे कि उर-नत्तम या उर-इरुकाई करके जो शब्द है वो इस्तेमाल होता था। और ये जमींदार किसानों के रिहायशी आवास होते थे। मतलब कुछ किसान जो होते थे वो बड़े ही अमीर होते थे, वो जमींदार की हैसियत वाले होते थे, तो उनका जो निवास स्थान होता था उसको कहा जाता था इरुकाई। यहाँ ऊपर वाला आप देख रहे हैं। इसके बाद कम्मन छेरी जो है ये शिल्पकारों के आवास होते थे। पराई छेरी जो होता था ये जो कृषि श्रमिक होते थे उनके रिहायशी आवास होते थे। वेल्लार ये खेतीहर मजदूर होते थे। बी वाला ऑप्शन इसमें डिफरेंट है, बाकी जो है वो अलग अलग आवासों के नाम है, इसीलिए बी को हम चुनते हैं। और आगे चलते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू मेजर टर्म प्रीवेलेंट इन चोल पीरियड इज करेक्ट। मतलब चोल काल में जो कुछ प्रमुख शब्द थे उनसे संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो पुरावुवरी तिनाई कलम ये एक शब्द है, उसके अलावा इरू कोरू है और इसे इकोरू भी कहा जाता था। इसके बाद मुत्तायल है और कदमई है या कड़मय इसको कहा जाता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा मिसमैच है और कौन सा सही है? यहाँ पर जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहले वाले को देखिए, ये पुरावु जो है ये ग्रामीण कर को नकदी के रूप में जारी करने वाला काम होता था। इकोरू क्या था? तो ये राज्य के अधिकारियों को भोजन उपलब्ध कराने का ग्रामीणों का दायित्व होता था। मुत्तायल जो होता था ये राज्य के अधिकारियों को श्रम सेवा उपलब्ध कराने वाला ग्रामीणों का दायित्व होता था। और जो कड़मय होता था ये लैंड रेवेन्यू होता था, जो कि एक प्रकार है भूमि राजस्व का, उसके तौर पे इकट्ठा किया जाता था और ये वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता था। ये इसकी सबसे बड़ी बात थी। ये नगद नहीं होता था बल्कि सामान के रूप में कलेक्ट होता था। तो आप ये बताइए कि जो शब्द हैं इसमें से सही कौन सा है?
और इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि इसमें जो दूसरा, तीसरा और चौथा है वो तो सही खोजना था ना, लेकिन पहला वाला गलत है। ये जो पुरावुवरी करके है, इसको अगर आप देखें तो ये राजस्व विभाग को कहा जाता था। श्री कर्णम करके ये राजस्व विभाग का नाम होता था, और यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामीण कर को नकदी के रूप में जारी करना, तो ये कुछ इसके बारे में परिभाषा सही नहीं। बाकी जो नीचे के तीनों हैं वो सही है, और इसीलिए हमने सी का चुनाव किया है। और अब चलते हैं आगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि चोल काल से संबंधित जो विषम विकल्प है उनका चयन कीजिए। तो नेताल जो है वो अनिवार्य श्रम को कहा जाता था। नगरम जो था ये बाजार और व्यावसायिक केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा आप देख रहे हैं इरी विरपातन, ये जो शब्द है ये संरक्षित व्यापारिक कस्बों के तौर पे इस्तेमाल होता था। और कासू जो था ये स्वर्ण मुद्राओं के लिए यूज होता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है, ऑड कौन सा है, वो आपको चूज करना है। और इसे अगर आप देखें तो 30वें नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा डी वाला, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी नहीं, ऑड इसमें से कुछ भी नहीं है, यानी अलग कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। कासू जो है वो स्वर्ण मुद्राएं थी, ठीक है। यहाँ पर असल में प्रश्न में ये पूछना चाहिए था कि गलत क्या है। यहाँ ऑड पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑड होगा तो कोई एक होगा, बाकी जो है वो इवन होंगे, और यहाँ एक से ज़्यादा मौजूद है। तो इसमें ये पूछा गया है कि गलत क्या है। गलत इसमें से कुछ भी नहीं है। कासू जो है वो स्वर्ण मुद्रा होती थी। और उसके बाद आप देखें तो नेताल ये अनिवार्य श्रम होता था। बाजार और व्यवसायिक केंद्र को नगरम कहा ही जाता था। और इरविरपातन जो शब्द है ये विरपातन करके जाना जाता था। तो ये संरक्षित व्यापारिक कस्बे होते थे। सही बात है इसमें। तो डी वाले को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? मौखरी डायनेस्टी, ईशान वर्मन, प्रतिहार डायनेस्टी, भोज प्रथम, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, दंती दुर्ग, और उसके अलावा चोल डायनेस्टी है अधिराजेंद्र। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर एक तरफ डायनेस्टी और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो रूलर्स हैं उनके नाम दिए, और इसे अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा। इसमें से पूछा है ना कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से आप चुनते हैं डी वाले को, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं को चुनने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें जितने हैं वो सभी सही है, कुछ भी गलत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? अजय राज सेकेंड, इन्होंने 9वीं शताब्दी जो ईस्वी थी उसमें करीब चाहमान राजवंश की स्थापना की थी और महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। चाहमान डायनेस्टी की ये नींव रखते हैं और महाराजाधिराज की जो टाइटल है उसको एज्यूम करते हैं। सिंहराज ने अजय मेरू शहर की स्थापना की थी, जो कि बाद में अजमेर के नाम से जाना जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दोनों गलत हैं, इसमें कोई सही नहीं है। सही जो ना हो वही तलाशना था। देखिए, सिंहराज जो थे उन्होंने 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास जो चाहमान वंश है, चाहमान मतलब चौहान वंश की बात हो रही है, उसकी नींव रखने का काम किया था और इन्होंने महाराजाधिराज की जो प्रतिष्ठित उपाधि है उसको धारण किया था। और अजय राज द्वितीय जो थे, यहाँ देखिएगा अजय राज द्वितीय के बारे में दे रखा है कि उन्होंने चौहान डायनेस्टी की नींव रखी थी, वो गलत है। अजय राज द्वितीय ने अजमेरू या अजय मेरू जो शहर है उसकी स्थापना की थी, बाद में अजमेर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ उल्टा दे दिया है और इसीलिए दोनों गलत। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विग्रहराज द्वितीय के बारे में आपको इसमें से देखना है। विग्रहराज द्वितीय के बारे में इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो उन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने 1151 ईस्वी में तोमरों से दिल्ली को छीन कर उस पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने राजधानी शाकंभरी से अजमेर स्थानांतरित की थी और इन्होंने साहित्यिक गतिविधियों को संरक्षण दिया था और एक प्रसिद्ध नाटक हरिकेली की रचना की थी। और इनके शासनकाल में जो वास्तविक इमारत है उसका निर्माण हुआ, जिसको कि बाद में तोड़ फोड़ कर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है वो बनवा दी गई। मतलब तुर्कों के द्वारा यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है उसको बनवाया गया। तो आप ये बताइए कि विग्रहराज द्वितीय के बारे में इसमें से कौन सा सही है। यहाँ देख लीजिएगा, और ये है क्वेश्चन नंबर 33। पूरा प्रश्न आपके सामने है, विकल्प भी देख लीजिए, डी वाला भी दिया है। और 33वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला, कुछ भी सही नहीं। विग्रहराज द्वितीय की बात हो रही है और इनके बारे में ये जो चारों स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, जिसमें कहा है कि कोई भी सही नहीं। सही क्या है? ये जितनी भी बातें कही गई हैं वो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज नाम के जो राजा थे वो चौथे क्रम के जो थे, चतुर्थ वाले जो थे, उनके विषय में सही होती है। उन्हें बीसल देव कहा जाता है और 1151 में उन्होंने तोमरों से, जो कि राजपूतों की एक शाखा हुआ करती थी, उनसे दिल्ली को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया और राजधानी को ये शाकंभरी यानी जो सांभर वाला क्षेत्र था, ये राजस्थान की बात हो रही है, वहां से ये अजमेर लेकर गए। इन्होंने साहित्य को संरक्षण दिया और ये खुद उत्तम कोटि के विद्वान थे। हरिकेल नाम का जो नाटक है वो लिखा और इन्हीं के काल में एक इमारत बनती है जो कि एक संस्कृत पाठशाला रहती है और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक उसको तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा वहां खड़ा करवा देता है। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसकी दीवारों पर अभी भी हरिकेल नाटक जो है उसकी पंक्तियां लिखी हुई दिखाई देती हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये काम है और इसका जो जितना भी है वो सब गलत होता है। विग्रहराज द्वितीय के बारे में नहीं है बल्कि ये चतुर्थ के बारे में। तो डी वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखें।
चौहानों में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण राजा पृथ्वीराज तृतीय को लोक कथाओं के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा भी कहा जाता था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है और पृथ्वीराज तृतीय ने जो मुस्लिम शासक था मोहम्मद गोरी, उसको पराजित किया था। 1192 में दूसरा युद्ध होता है तराइन का और उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर बाद में गोरी ने उनकी हत्या भी कर दी थी। ये दिया हुआ है, तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। संयोगिता के साथ इन्होंने विवाह किया था और पृथ्वीराज चौहान की जो दुश्मनी थी वो जयचंद के साथ हो गई थी, तो यहाँ जयचंद गोरी को बाद में सपोर्ट कर देता है। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें गोरी छल पूर्वक जीत जाता है, इन्हें बंदी बना लेता है और बाद में मार डालता है। ये पूरी कहानी है और इसमें सुनाया जाता है, मतलब चंद बरदाई का वर्णन है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बहुत ही एक नंबर के वीर पुरुष थे और उन्हें जब गोरी के दरबार में पेश किया जाता है हाथ पैर बांध कर, और उनकी आंखें भी ये फुड़वा देता है, आंखें निकलवा लेता है, बहुत नृशंस बात है। तो उसके बाद गोरी उन्हें उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब तो तुम बेबस हो, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ चंद बरदाई वहीं मौजूद रहता है और वो कहता है कि ये राजा जो है ये शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है, मतलब आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं, इसके लिए इन्हें देखने की आवश्यकता नहीं। तो गोरी को बड़ा अचंभा होता है, उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। तो वो क्या करता है, एक तीर कमान उनके हाथ में पकड़वा देता है, एकमात्र तीर रहता है और एक धनुष रहता है, और कहता है कि अच्छा ठीक है, अब आवाज़ आए और उसके बाद तुम बाण चलाना। तो अब चंद बरदाई वहीं पर एक पद्य पंक्ति पढ़ता है और उसमें वो इशारा करता है कि गोरी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और उसके बाद ये कहानी है, एग्जैक्ट में सच नहीं है, ये कहानी में कहा गया है कि वो गोरी को निशाना बनाकर वहीं ढेर कर देते हैं, सिर्फ उसकी बात सुनकर और अंदाजा लगाकर। तो ये कहानी है और ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही होते हैं। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प हम चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सही सब है और पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो गलत कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? जय शक्ति और विजय शक्ति ये चंदेल वंश के संस्थापक राजा थे। महोबा के अभिलेखों के हिसाब से चंदेल के क्षेत्राधिकार को जय शक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति कर दिया गया। जय शक्ति जो शब्द है वही बिगड़ते बिगड़ते जेजाक भुक्ति बन गया। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और इसका जो दूसरा वाला है वो सही है। ये जो स्टेटमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू महोबा इंस्क्रिप्शन द चंदेल टेरिटरी वॉज नेम्ड जयजाक भुक्ति आफ्टर द किंग ऑफ जय शक्ति, ये सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। नन्नुक जो थे वो चंदेलों के संस्थापक राजा थे और यहाँ पर जय शक्ति और विजय शक्ति का नाम दे रखा है, इसलिए पहला वाला गलत है। चूंकि हमें सही चाहिए था तो हमने बी को चुना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 को देखिए। विच रूलर हैड सर्वल मिलिट्री सक्सेसेस इंक्लूडिंग अगेंस्ट द गौंडास एंड, इसमें आप देख लीजिए गौड़, खासा, चेदी, कोसल, मिथिला, मालवा, कुरु, कश्मीरी और गुर्जर, ये जो है द कश्मीरीज एंड गुर्जर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप देख सकते हैं 954 BC, माफ कीजिएगा CE, खजुराहो इंस्क्रिप्शन। कहने का मतलब ये है कि 1954 की, यहाँ पे जो 954 की बात है उसमें खजुराहो अभिलेख के हिसाब से किस शासक ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, और इसमें गौड़, खालसा, चेदी, कोसल, मिथिला, मालवा, कुरु, कश्मीरी, गुज्जर, इस प्रकार के बहुत सारे राज्य हैं। तो उन राज्यों में ये युद्ध करता है और वहाँ जीतता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि विरुद्ध युद्ध भी इसमें शामिल था, और कौन सा ये था, मतलब ये किस राजा के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे वाकपति का नाम आता है, श्रीहर्ष का नाम आता है, यशोवर्मन है, और इसमें से कोई नहीं है। देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी हो जाएगा। यहाँ पे यशोवर्मन का नाम आता है, यशोवर्मन के बारे में ये जो जितनी भी बातें यहाँ कही गई हैं वो सही। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो धंगदेव ऐसे पहले स्वतंत्र चंदेल राजा थे जिन्होंने कि महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था, और अपने समय में उत्कृष्ट लेखक कंबन ने, मतलब इनके जो समय का उत्कृष्ट लेखक था कंबन, उन्होंने यहाँ अगर देखा जाए तो तमिल रामायण को लिखा था। यहाँ आप देख लीजिए, अपने समय के उत्कृष्ट लेखक कंबन ने तमिल रामायण को लिखा था और वो धंगदेव के दरबार के सदस्यों में से एक हुआ करते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। अब पूछा ये जा रहा है कि गलत कौन सा है, जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। और इसे अगर आप देखें तो इसका दूसरा वाला जो है वो सही नहीं, और इसीलिए हम बी का चुनाव करते हैं। इसमें से दूसरा वाला गलत कैसे है? तो धंगदेव पहले स्वतंत्र चंदेला राजा थे और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था, सही बात है। और उत्कृष्ट लेखक कंबन जो कि तमिल रामायण को लिखे थे, तो वो यहाँ पर कुलोतुंग के दरबार में, कुलोतुंग प्रथम जो है उसके दरबार में दरबारी कवि की हैसियत से काम करते थे। ठीक है, यहाँ पे धंग के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए दूसरा वाला इसमें गलत है। इसके बाद 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि यशोवर्मन, यहाँ पर आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। तो यशोवर्मन ने खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है उसकी स्थापना की थी।
खजुराहो जो टेम्पल्स है मतलब पूरा एक झुंड है वहाँ पे स्थापत्यों का, तो उसमें बहुत सारे मंदिर हैं। तो उसमें से लक्ष्मण मंदिर ये यशोवर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था, और खजुराहो में शानदार जो विश्वनाथ मंदिर है उसकी स्थापना विद्याधर के द्वारा की गई थी, और धंगदेव ने कंदरिया महादेव टेम्पल जो है उसकी स्थापना की थी। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो सिर्फ पहला वाला है वो सही है, सही हमें इसमें से ढूंढना था। तो यशोवर्मन के बारे में जो कहा है वो सही है। धंगदेव ने खजुराहो में एक शानदार विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी, और विद्याधर जो थे उन्होंने कंदरिया महादेव टेम्पल की नींव रखी थी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाना एक अलग बात होती है, मूर्ति स्थापित पहले से रहती है, लेकिन उसके ऊपर मंदिर बनवाने की बात हो रही है। तो जो मंदिर बनवाने का काम है वो विद्याधर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसका सिर्फ पहला वाला सही था, बाकी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो मुंज और उसके आगे लिखा हुआ है वकपति राजा द्वितीय या वाकपति राजा द्वितीय, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंधुराज, उत्पल, भोज, पृथ्वी वल्लभ और सियाका द्वितीय, इसके बारे में कहा गया है श्री वल्लभ। ये उपाधियां हैं इनकी। तो इसमें से सही कौन सा है? जितने दिए हैं 3 गलत है, कोई एक इसमें से सही है। और इसे अगर आप देखें तो ए वाला जो है वो सही है। मुंज और वाकपति राजा द्वितीय की जो उपाधि है ये आपस में सही मैच करती है, बाकी जितने हैं वो गलत है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो मुंज को उत्पल या वाकपति राजा द्वितीय के नाम से जाना जाता था, और उसने अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ जैसी जो उपाधियां हैं उनको भी धारण किया था। तो यहाँ जो नीचे वाली उपाधियां हैं वो भी आप देख रहे हैं कि इसी की है। इसमें सिंधु राजा और भोज की उपाधियां कहाँ से आ जाएंगी? ये जितनी भी उपाधि आप देख रहे हैं ये असल में मुंज के द्वारा धारण की गई टाइटल है। तो इसलिए इसका सिर्फ पहला वाला ही सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सिंधु राजा के राजकवि पद्मगुप्त ने उसकी आत्मकथा नव साहसांक चरित को लिखा था, और उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसकी जो बायोग्राफी है उसको लिखने का काम किया था, मतलब उसकी जीवनी। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट उसमें कहा गया कि मालवा के परमार शासक भोज ने परमेर परम भट्टारक या परम भट्टारक इस उपाधि को धारण किया था, और यह उपाधि परमार देव की उपाधि के समतुल्य थी। तो आप ये बताइए, मतलब परमारों का देवता, इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न संख्या 40 को आप देख रहे हैं, और कुछ भी गलत नहीं है इसमें, क्योंकि नॉन ऑफ दीज को हम चुन रहे हैं डी वाले को, तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों ही सही है। यहाँ पर कुछ भी जो है वो गलत नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जयसिंहा प्रथम ने भोजशाला का निर्माण करवाया, जो कि संस्कृत अध्ययन का केंद्र हुआ करता था, और वर्तमान समय में ये धार में स्थित सरस्वती मंदिर के तौर पर हमें दिखाई देता है। जयसिंहा प्रथम ने भोजपुर नगर का निर्माण करवाया, और उन्होंने भोजेश्वर मंदिर के साथ साथ इस क्षेत्र में 3 डैम बनवाने का भी काम किया, यानी बांध बनवाने का काम किया। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 41वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, डी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गलत है, देख कर ही मालूम हो रहा है, बहुत ही सरल प्रश्न है, और इसमें बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। यहाँ माफ कीजिएगा, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मतलब नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी जो है वो सही नहीं। ठीक, अगर देखें इसमें तो भोज के द्वारा, यानी राजा भोज के द्वारा भोजशाला का निर्माण करवाया गया था, जो कि संस्कृत अध्ययन का केंद्र हुआ करता था, और वर्तमान में धार में जो सरस्वती मंदिर है उसके तौर पे देखा जाता है। असल में माता सरस्वती की मूर्ति यहाँ पहले से ही थी, ये संस्कृत पाठशाला थी, तो बाद में वही सरस्वती प्रतिमा जो है उसी के आधार पर यहाँ सरस्वती मंदिर की स्थापना होती है। तो ये बात है, और इन्हीं के द्वारा, यानी राजा भोज के द्वारा भोजपुर नगर का निर्माण करवाया गया था, और भोजेश्वर मंदिर के साथ साथ 3 डैम भी बनवाए गए थे। तो ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 42 को देखें। इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दिगंबरों के लिए मूलसा वाटिका जो मंदिर है, और साथ में श्वेतांबरों के लिए मूलनाथ जिनदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। तो ये जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाए गए? ये महाकाल देव है, या महाल का देव भी कहा जाता था। इसके बाद आप मूलराज प्रथम को देख रहे हैं, लक्ष्मण देव हैं, और इसमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? और 42 जो आप देख रहे हैं इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि मूलराज प्रथम का नाम यहाँ पे आता है। मूलराज प्रथम एक शैव व्यक्ति थे, मतलब शैव भक्त थे, और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन देते थे। ऐसा नहीं था कि ये हिंदू धर्म के एक जो विशेष शाखा है उसके अनुयायी थे, तो ये अन्य धर्मों का अपमान करते थे। जैन धर्म के प्रति भी इनकी आस्था थी, और इन्होंने क्या किया कि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे उनके लिए मूलसा वाटिका या जो मूलों का आवास है उसको बनवाया। और उसके बाद आप देखें कि श्वेतांबरों के लिए जो मूलनाथ जिनदेव का मंदिर है, यानी मूलों के देवता हैं, उनको बनवाने का काम किया। तो इसमें आप देख रहे हैं मूलराज प्रथम को। उसके बाद आगे चलते हैं 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ ये कहा जा रहा है कि भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी इसने गुजरात पर हमला किया था, और साथ में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की थी। 17 बार आक्रमण किया था, और 17 आक्रमणों का जो डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भीम प्रथम ने मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है उसको बनवाने का काम किया था, और भीम प्रथम की जो रानी थी उदयमती, यहाँ देखिएगा, उनकी स्मृति में भीम प्रथम की पत्नी उदयमती ने उसकी स्मृति में रानी की बाव बनवाई, यानी रानी की बावड़ी जो है उसको बनवाने का काम किया। और वर्तमान में यूनेस्को द्वारा जारी जो विश्व धरोहर सूची है, स्थलों की सूची है, उसमें इसे स्थान दिया गया है, और ये
एक नोट के पीछे भी छपी हुई है। वो कितने अमाउंट का नोट है ये आप जरा बताइएगा। फिलहाल इसमें से बताइए सही कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 43। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो सी वाला है वो सही होता है, मतलब इसमें जो विकल्प है वो यहाँ आपको दिख रहे हैं। सी का मतलब ये है, देखिए हिंदी वाले में विकल्प ही नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट है वो सही हो सकते हैं और इसमें विकल्प मौजूद नहीं है, तो आप जो अंग्रेजी वाला वर्जन है उसकी ओर ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है। जो सी वाला है वो परफेक्ट होता है, ऑल ऑफ दीज, सभी सही हैं, इसमें जितने दिए हैं वो सभी सही हैं। मतलब आप देखें कि 5 प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें से विमल बसाही जो है उन्होंने जैन प्रभु ऋषभ देव को समर्पित करके ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण 1031 में भीम प्रथम के शासनकाल में होता है, मतलब भीम प्रथम के सौजन्य से होता है, लेकिन उनके मंत्री थे विमल शाह जिनके द्वारा इसे करवाया जाता है। और गुजरात के चालुक्य शासक करण ने भील सरदार को हराने का काम किया था और कर्णावती की स्थापना की थी, जिसे कि अहमदाबाद के तौर पे जाना जाता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है। फिलहाल इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, भीम प्रथम के बारे में ये तीनों डाटा सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। 5 प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों में से, अब यहाँ देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका नाम आ गया, तो दिलवाड़ा मंदिरों में से विमल शाही मंदिर जो है वो जैन प्रभु ऋषभ देव को समर्पित है और इसका निर्माण 1031 में विजयपाल के एक मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। और गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण ने कर्णावती की स्थापना की थी और वर्तमान में अहमदाबाद के तौर पे इसे जाना जाता है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 44 को आप देख रहे हैं, इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है, तो सिर्फ पहला वाला जो है वो गलत है। यहाँ अगर आप देखें तो ये विजयपाल के मंत्री नहीं थे, अभी आपने पीछे देखा है कि ये भीमदेव मतलब जो भीम प्रथम थे उनके मंत्री के तौर पे देखे जाते थे, और यहाँ दिया हुआ है कि ये विमल शाह जो थे ये विजयपाल के मंत्री थे, तो इसलिए पहला वाला गलत है और हमें गलत ही चाहिए था। दूसरा वाला सही है, दूसरे वाले में कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, माफ कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का फिर से रिकॉन्स्ट्रक्शन करवाया था, भीम द्वितीय ने खुद को अभिनव सिद्धराज के तौर पे महिमा मंडित किया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। जो स्टेटमेंट सत्य हो वो आपको तलाशना है। और 45 का सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दोनों इसमें सही, जो सही है वही खोजना था, दोनों ही यहाँ परफेक्ट है। इसे आपने देखा, कुमारपाल जो है उन्होंने सोमनाथ टेम्पल का फिर से निर्माण करवाया था और भीम द्वितीय के बारे में आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें यह कहा जा रहा है कि चूज करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द डायनेस्टीज एंड रूल्ड ओवर द लैंड ऑफ, यहाँ आप देख लीजिए हरियाणक, हरियाणक की जो भूमि है उस पर शासन करने वाले, ये हरियाणा का लिखा हुआ है, तो हरियाणक जो है उसकी भूमि पर शासन करने वाले जो डायनेस्टी है उनके बारे में जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर चौहान डायनेस्टी है, तोमर डायनेस्टी है, शक डायनेस्टी है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। ये क्रम आपको यहाँ बिठाना है, मतलब इनका जो ऑर्डर है उसको अरेंज करना है, देखकर बताइए। तो इसे अगर आप देखें, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका बी वाला जो अरेंजमेंट है वो सही हो जाएगा। यहाँ समय के हिसाब से अरेंजमेंट करना था, तो इसका जो बी वाला है मतलब दूसरा, पहला, तीसरा, ये इसका क्रम सही होगा। कहने का मतलब ये कि 13वीं शताब्दी में जो पालम बावली है, यानी बावली का मतलब बावली से होता है, बावड़ी से होता है, तो ये सीढ़ीदार कुआं है। इसका जो शिलालेख है वो ये बताता है कि हरियाणा का जो भूमि थी उस पर सबसे पहले तोमरों के द्वारा शासन किया गया था। सबसे पहले कौन आया था? तोमर आए थे, उसके बाद चौहानों के द्वारा और उसके बाद शकों के द्वारा। शक मतलब यहाँ पे दिल्ली के सुल्तानों से भी तात्पर्य, वो भी इसी में आते हैं, मतलब इसके हिसाब से। तो ये इसका क्रम है और इसीलिए हमने बी को चुना है। इसके बाद 47 को देखते हैं। 47 में ये कहा जा रहा है कि तोमर राजवंश से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक अनंगपाल तोमर को दिल्ली की स्थापना करने वाले शासक के तौर पर जाना जाता है। और सूरजपाल के सिक्कों में घुड़सवार और बैल के चित्र भी शामिल थे। उन्होंने श्री सामंत देव की उपाधि को धारण किया था, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद आप देखें कि अनंगपाल द्वितीय ने एक तालाब का निर्माण करवाया था और उसे अनंगताल कहा जाता है। तो तोमर राजवंश के बारे में इसमें से सही कौन सा है ये आपको देखना है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, देखकर बताइए। और इसे अगर आप देखें तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा तो सही है, इसमें पहला और तीसरा सही है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये गलत है। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो 11वीं शताब्दी का एक अभिलेख उस पर दिखाई देता है। मतलब तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक जो अनंगपाल तोमर थे उसका उल्लेख उस पर प्राप्त होता है। और दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र था या दिल्ली शहर था उसकी स्थापना करने वाले शासक के तौर पे भी अनंगपाल को ही जाना जाता है। और उन्होंने अपने सिक्कों में घुड़सवार और बैल के चित्र शामिल किए थे और इन्हें श्री सामंत देव की उपाधि भी प्राप्त थी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सूरजपाल को सामंत देव की उपाधि प्राप्त थी, इसीलिए ये दूसरा वाला गलत है। पहला तीसरा सही है और हमने बी को चुना है। 48 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ ये कहा गया कि दुर्लभ वर्धन नाम के जो राजा थे उनको प्रजादित्य के तौर पे जाना जाता है और उनके शासनकाल में वेनसांग ने कश्मीर का दौरा किया था। ललितादित्य की मुख्य सफलता कन्नौज के यशोवर्मन पर विजय प्राप्त करने के रूप में सामने आती है और मुक्तापीड ने
जो कश्मीर का क्षेत्र था वहां पे अनंतनाग जिले में प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का, यानी मार्तंड सूर्य भगवान को कहा जाता है, तो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भारत का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 48 आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा होगा। इसे अगर आप देखिए तो इसमें तीनों ही सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ललितादित्य की ही उपाधि थी मुक्ता पीडिनी को मुक्ता पीड के नाम से भी जाना जाता था, मतलब पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला इसका मतलब होता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, और इसीलिए हमने इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुना है, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर का इतिहास तंत्रिन, इकनगा और दमार इसके विशेष उल्लेख के बिना अधूरा माना जाता है। अब ये होते क्या थे, उनकी शब्दावली यहाँ नीचे दी है। तो तंत्रिन का अर्थ दिया है शाही अंगरक्षकों का निकाय। इकनगा जो होता था वो भूमि प्रमुख होते थे, मतलब भूमि प्रमुखों को इस नाम से संबोधित किया जाता था। दमार जो था ये पैदल सिपाहियों का एक निकाय होता था, दस्ता होता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 को आप देख रहे हैं, इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी सही नहीं। मध्यकालीन जो प्राचीन मध्यकाल का जो कश्मीर था उसमें अगर देखा जाए तो तंत्रिन जो होते थे वो पैदल सिपाहियों का पूरा दस्ता होता था। इकनगा जो होते थे वो शाही अंगरक्षकों का झुंड होता था, और दमार जो थे ये भूमि प्रमुख होते थे। और इनके विशेष उल्लेख के बिना ये जो पूरा इतिहास है ये अधूरा रह जाता है। इन्होंने उस समय की राजनीति में इंपॉर्टेंट रोल अपना जो है वो प्ले किया था, ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में ये कहा जा रहा है कि राज तरंगिणी में 3 महिला शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है, और उनसे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो गोनंदा साम्राज्य की यशोवती है, उत्पल साम्राज्य की सुगंधा, और यक्षरा साम्राज्य की जो रानी दिद्दा है उनका उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो हो जाता है। इसमें जितने हैं वो सभी सही है। राज तरंगिणी जो कल्हड़ की है उसमें कश्मीर के राजवंशों का बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से उल्लेख प्राप्त होता है, और इसमें कुछ महिला शासिकाओं का भी जिक्र प्राप्त होता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। यहाँ ये जो रानियों के नाम आप देख रहे हैं ये सही। यहाँ तक हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं, जिसमें कि हिंदू शाही राजवंश है, कारकोटक डायनेस्टी या कारकोटक राजवंश है, चौहान डायनेस्टी है, और उत्पल डायनेस्टी है। इसके संबंधित शासकों के नाम जयपाल, वज्रादित्य, शंकर वर्मन और अजयराज द्वितीय करके दिया हुआ है। मतलब हिंदू शाही से संबंध किसका था, जयपाल का था। कारकोटक से यहाँ आप देख रहे हैं कि वज्रादित्य, और उसके बाद चौहान डायनेस्टी के नीचे या सामने जो लिखा हुआ है वो शंकर वर्मन है, और अजयराज द्वितीय का जो कनेक्शन है वो उत्पल डायनेस्टी से। तो आप ये बताइए कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। अब ये दिक्कत है कि इसमें जो हिंदी वाला है उसमें सही नहीं पूछा है, और जो अंग्रेजी वाला है उसमें सही पूछा है। तो इसमें देख लीजिए, और इसका जो हिंदी वर्जन है उसकी ओर मत जाइएगा, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसी को देखिए। हिंदी वाले में कहा गया है ना कि सही नहीं है, तो इसकी जगह नहीं शब्द को हटा लीजिए। अब जो सही है वो आपको ढूंढना है। तो सही इसमें ऊपर वाले दोनों हैं, हिंदू शाही राजवंश और कारकोटक। इसका जो यहाँ पे शासकों का नाम दे रखा है वो एकदम सही है, लेकिन जो नीचे वाले दोनों हैं मतलब चौहान और उत्पल वो गलत है, और इसीलिए हम इसमें जो चुनाव करना है हमें सही चुनना था। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होता है, यानी पहला और दूसरा। चौहान राजवंश की से संबंधित अगर रूलर का नाम आप देखें तो अजयराज द्वितीय का नाम आता है। चौहान से आप किसको मिलाइएगा, अजयराज को मिलाइएगा, और उत्पल से आप मिलाएंगे शंकर वर्मन को। इस प्रकार से आप नाम देख रहे हैं, तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 को देखिए। 52वें में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जयपीठ जो उत्पल वंश के संस्थापक हैं उसके तौर पे देखे जाते थे, और साथ ही उसे एक महान प्रशासक के तौर पे भी देखा जाता था। अवंती वर्मन के शासनकाल के दौरान अवंतीपुर और सूर्यापुर जो शहर है उसकी स्थापना की गई थी, और जयपीठ ने अवंतीस्वरा और अवंती स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये दिया हुआ है, ये जयपीठ का नाम है, असल में जयपीठ नहीं बल्कि जयपीठ जो शब्द है वो सही बैठता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 को आप देख रहे हैं, और इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें जो दूसरा वाला है सही पूछा है ना, तो दूसरा वाला जो है वो सही है, और बाकी जितने हैं उसमें समस्या है। देखिए इसमें अवंती वर्मन जो है वो उत्पल राजवंश के या उत्पल साम्राज्य के संस्थापक थे। यहाँ पर किसका नाम दिया है, जयपीठ का नाम दिया है, इसीलिए गलत है। उसके बाद तीसरा वाला क्यों गलत होता है, तो पहली चीज़ तो यह है कि जो अवंती वर्मन थे उन्हीं के शासनकाल के दौरान जो अवंतीपुर सूर्यापुर शहर है वो स्थापित किया जाता है, तो वो बात सही थी, इसलिए हमने दूसरे वाले को सही कहा है। और भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित कई हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों का निर्माण भी इन्होंने करवाया, और उसमें अवंतीस्वरा और अवंती स्वामी जो है वो प्रमुख है। तो ये सब काम जो है ये अवंती वर्मन का है, यहाँ पे जयपीठ का नाम नहीं रहेगा, और इसीलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ दूसरा वाला इसमें सही है। 53 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब मुगल काल शुरू हो गया है, और कहा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल से संबंधित कुछ यहाँ पर घटनाएं दी हुई हैं। कब क्या होता है वो दिया है, अकबर के समय में कौन सा फैसला लिया जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो 1563 की जो तारीख थी उस पर तीर्थ यात्रा पर लगने वाला जो पिलग्रिमेज टैक्स होता था उसको समाप्त कर दिया गया,
उसके बाद जजिया टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया 1564 में। हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 1576 में महाराणा प्रताप और इनके सेनापति के बीच में। और उसके बाद काबुल के खिलाफ जो अभियान है वो 1583 का है। तो आप ये बताइए कि अकबर के बारे में इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जो सही विकल्प है उसी का चयन आपको करना है। इसका ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, यानी आप देख रहे हैं कि एबॉलिश ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, इसके अलावा एबॉलिश द जजिया और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये तीनों सही है। लेकिन आप देख लीजिए जो चौथा वाला है वो गलत है। यहाँ अगर आप देखें तो तीर्थ यात्रा पर जो कर समाप्त किया गया था, तीर्थ यात्रा पर भी पहले टैक्स लगता था, तो उसको अकबर ने समाप्त करवा दिया। वो तारीख है 1563 की, सही बात है। और जजिया वाली तारीख 1564 है। हल्दी घाटी का आप जानते ही हैं 1576। और काबुल के खिलाफ जो अभियान है वो 1581 का है। यहाँ पे कितना दिया है? 83 दिया है, इसीलिए चौथा वाला गलत है। इसके ऊपर के 3 सही है और इसीलिए हमने ए का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ ये कहा गया कि कल्लर जो थे उन्होंने कनकपुरा नाम के शहर की स्थापना की थी और वहां पे दिद्दा स्वामी नाम का मंदिर बनवाया था। रानी दिद्दा का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद राज तरंगिणी जो है कल्लड़ की, इसमें कल्लड़ का ललितिया शाही के रूप में वर्णन प्राप्त होता है और वह शाही साम्राज्य का एक ब्राह्मण मंत्री था। मतलब ये कल्लर नहीं है, कल्लड़ है असल में। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कल्लड़ होगा। तो आप ये बताइए कि इनके बारे में इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, पहले ए वाला हो जाएगा। मतलब इसमें आपको देखना है ना कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो पहला वाला इसमें से गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो रानी दिद्दा जो थी, रानी दिद्दा के द्वारा दिद्दापुर में कनकपुरा, मतलब दिद्दापुर एक खुद एक शहर था जिसकी स्थापना ये अपने आप ही करती है। तो दिद्दापुर और कनकपुरा जो शहर है उनकी स्थापना करवाई जाती है और वहाँ पे दिद्दा स्वामी नाम का जो मंदिर है उसको बनवाया जाता है। ये एक रानी का नाम था और वो अपने सौजन्य से ही इसको करवाती। तो यहाँ कल्लड़ का नाम नहीं आता है और इसीलिए पहला वाला गलत है। दूसरा वाला सही है, दूसरे वाले में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो इसमें से कौन सा था? 54 को आप देख रहे थे और इसका जो करेक्ट आंसर था वो ए वाला था। इसके बाद 55 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पर आपको सही देखना है। तो जयपाल को तुर्क शासक महमूद गजनवी से अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष करने के तौर पर जाना जाता है, मतलब वो नायक थे। और नंदन का युद्ध भीमपाल और महमूद गजनवी के बीच में लड़ा गया था। चेदी राज्य नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है इसमें से। और इसे अगर आप देखें 55, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें से सभी सही है, जितने आप देख रहे हैं सब के सब सही हैं और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। जयपाल जो था वो महमूद गजनवी के साथ संघर्ष करता है, हालांकि अंत में एक अपमानजनक संधि इसको झेलनी पड़ती है और उसी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। ये पूरी बात है। तो पहला वाला सही है और उसके बाद नंदनगढ़ वाला भी सही है और चेदी राज्य का भी सही है। तो इसमें जितने हैं वो सब परफेक्ट है और हमने सी का चयन किया है। 56 को देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो छज का युद्ध था ये त्रिलोचन पाल और महमूद गजनवी के बीच में लड़ा गया था। छाछ भी कहा जाता है, बैटल ऑफ छाछ। उसके बाद आनंद पाल का पंजाबी लोक साहित्य में पंजाब के अंतिम शासक के तौर पे वर्णन प्राप्त होता है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी सही नहीं। यहाँ चूंकि करेक्ट पूछ रहा है तो कुछ भी इसमें से करेक्ट नहीं है। सही क्या है? त्रिलोचन पाल जो है इनको पंजाबी लोक साहित्य में पंजाब के अंतिम पंजाबी शासक के तौर पर जाना जाता है। ठीक। और जो छाछ का युद्ध है वो यहाँ पे त्रिलोचन पाल और महमूद गजनवी के बीच में लड़ा गया था, ये दिया हुआ है। जबकि आप देखते हैं कि इसमें जो युद्ध है वो इनके बीच में नहीं लड़ा जाता है। तो इसमें से कोई भी जो विकल्प है वो सही नहीं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। महमूद गजनवी के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए कुछ इतिहासकार सम्मान से उसकी तुलना राजा पुरु से करते हैं। राजा पुरु यानी राजा पुरुषोत्तम, जो कि झेलम के तट पे सिकंदर को रोक देते हैं। हालांकि पराजित होते हैं लेकिन उसके बावजूद सिकंदर इनका सम्मान करके इनका राज्य इन्हें वापस लौटा देता है। तो उससे इस शासक की तुलना की जाती है। और इसमें ये जो कथन कहा गया है ये किसके बारे में कहा गया है, ये कौन सा रूलर था, तो उसका नाम आपको बताना है। ये जयपाल था, आनंद पाल थे, या त्रिलोचन पाल थे, या भीमपाल थे। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये आनंद पाल के साथ जो नाम है वो सही बैठता है, या बातें जो है वो सही बैठती हैं और इसीलिए हम बी वाले का चयन करते हैं। ये जितनी भी बातें हैं मतलब एक बहादुरी से गजनी का सामना, जो महमूद गजनवी था उसका सामना करते हैं और पूरी जो बहादुरी है उसका परिचय देते हैं। तो इस प्रकार से आनंद पाल का नाम यहाँ पे सही होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 को देखते हैं। गांगेय देव के बारे में इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो नीचे लिखा हुआ है कि इन्हें त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है, सम्मानित उपाधि होती थी, वो धारण करवाई गई थी। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी इनको, और इनके शासनकाल के जो सिक्के होते थे वो दूसरी तरफ नागरी लिपि में, यहाँ आप देखिए मतलब सिक्के का जो दूसरा हिस्सा होता था, पीछे का भाग होता था, वहाँ पे नागरी लिपि में श्रीमद या जो श्रीमद भागवत करके जो शब्द है वो यहाँ पर उत्कीर्ण होता था।
नागेयदया भागवत जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता था। ये इनके लिए सम्मान सूचक उपाधि हुआ करती थी। तो आपको ये बताना है कि गांगेय देव के बारे में ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से सही कौन सा है। और इसे अगर आप देखें तो इसका भी सी हो जाएगा, जितने हैं वो सभी सही हैं। त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है, मतलब जिसमें कहा गया है कि त्रिकलिंग के भगवान, वो इन्हें दी गई थी। और विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई थी। और इनके समय के जो सिक्के थे उसमें कमल पर पैर रखकर बैठी हुई लक्ष्मी जी, मतलब कमल पे ही वो बैठी हुई थी और एक नीचे छोटा कमल हुआ करता था जिस पर कि वो अपना नीचे का जो पैर वाला हिस्सा है उसको रखती थी। तो कमल आसन पर विराजमान देवी लक्ष्मी और दोनों हाथों में वो कमल का फूल पकड़े हुए हैं। और सिक्के की दूसरी तरफ ये नागरी लिपि में इनकी जो उपाधि हुआ करती थी वो उत्कीर्ण होती थी। तो सी वाला सही है। इसके बाद 59 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। साहस और वीरता के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार उत्बी के द्वारा कोक्कल प्रथम को एक निर्भय शासक कहा गया है। और कलचुरी अभिलेखों में कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में सफलतापूर्वक अभियान का श्रेय युवराज को दिया जाता है। प्रसिद्ध राजकवि, यहाँ आप देखिएगा, प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपनी नाटिका विद्धशाल मंजिका, इसका मंचन युवराज के शासनकाल के दौरान किया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 59। और 59 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि इसमें दूसरा तीसरा तो सही है, सही पूछ रहा था, लेकिन जो पहला वाला है वो गलत है। यहाँ अगर आप देखें तो साहस और वीरता के कारण जो प्रसिद्ध इतिहासकार उत्बी हैं वो भीमपाल को एक निर्भय शासक कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोक्कल प्रथम, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। और बाकी जो दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 60 को देख लीजिएगा। उनकी 2 राजधानियां विक्रमपुरा और विजयपुरा थी। बैरकपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो है उसमें उन्हें महाराजाधिराज के नाम से संबोधित किया गया है, मतलब उपाधि से। तो यह जो 2 विकल्प हैं ये किस राजा पर फिट बैठते हैं वो आपको देखना है। यहाँ पर विजय सिम्हा का नाम दिया है, यशकर्ण का नाम दिया है, लक्ष्मीकर्ण का नाम दिया है, या इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 60 जो आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर ये किसी पर भी सही नहीं बैठते हैं, तो इसीलिए नॉन ऑफ दीज को हम चुनते हैं। विजयसेन नाम के जो सम्राट थे उनकी 2 राजधानियां थी, विक्रमपुरा और विजयपुरा। और जो बैरकपुर ताम्रपत्र लेख है, यानी इसे अगर आप देखें तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसमें विजयसेन को ही महाराजाधिराज के तौर पे बुलाया गया है या संबोधित किया गया है। तो इसमें जो नाम है वो विजय सिंह होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 61 यहाँ ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लक्ष्मण राज ने नवद्वीप को अपनी राजधानी बनाया था। लक्ष्मण राज ने दान सागर और अद्भुत सागर नाम की जो किताबें हैं उसको लिखा था, ये दिया हुआ है। अब आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 61 को आपने देखा, इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है। नवद्वीप को उसने राजधानी बनाया था और दान सागर और अद्भुत सागर की नाम की जो पुस्तकें हैं उसको लिखने का काम किया था। तो ये वल्लाल सेन का काम है। यहाँ पर किसका नाम दिया है, लक्ष्मण राज का नाम दिया है, और इसीलिए दोनों गलत है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। ये जो चीज़ें कही गई हैं ये वल्लाल सेन के बारे में सही बैठती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। चूज ऑड 1 आउट ऑफ एमंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको जो ऑड है वो चूज करना है। तो अरिराजा मंडन शंकरा ये दिया हुआ है, परमेश्वर, गौडेश्वर और परम वैष्णव, ये सब टाइटल हैं। अब आपको ये बताना है कि जो टाइटल है ये इसमें से कोई एक ऑड है वो कौन सी है। मतलब 3 जो है वो किसी एक राजा के द्वारा और कोई एक जो है वो किसी दूसरे राजा के द्वारा एज्यूम की गई थी, और उसी को आपको चुनकर इसमें से निकालना है। तो 62वें प्रश्न को अगर आप देखें तो ये बी वाला हो जाएगा, मतलब परमेश्वर। ये जो परमेश्वरा या परमेश्वर की टाइटल है ये इसमें से ऑड है, बाकी सब एक जैसी है। लक्ष्मण सेन के बारे में आप जानते हैं, तो उन्होंने गढ़वाल साम्राज्य के उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वहां पे जयचंद को परास्त किया था, और उनके राज्याभिषेक पर उन्हें अरिराजा मंडन शंकरा की उपाधि से नवाजा गया था। और गौडेश्वर की पारंपरिक उपाधि के साथ भी उन्हें नवाजा गया था। उसके साथ साथ परम वैष्णव की उपाधि भी वो धारण करते हैं इस प्रकार से। लेकिन परमेश्वर की उपाधि इनकी नहीं है, लक्ष्मण सेन की नहीं है, बल्कि ये विजय सेन और वल्लाल सेन के द्वारा यूज की जाने वाली टाइटल है। तो इसमें जो ऑड है वो कौन सा है, बी वाला हो जाएगा। 63वें को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किस शासक के दरबार में जयदेव, धोई और उमापति धर जैसे जो विख्यात कवि थे वो विभूषित होते थे, सम्मानित किए जाते थे। ये वल्लाल सेन नाम के राजा थे, विजय सेन नाम के राजा थे, लक्ष्मण सेन थे, या इसमें से कोई नहीं था। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 63, तो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि ये लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। लक्ष्मण सेन जो थे इनके दरबार में जयदेव, धोई और उमापति जैसे जो कवि थे वो मौजूद रहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 1076 में त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है उसको धारण किया था, और 3 कलिंग राजाओं या 3 कलिंगों के शासक इस क्षेत्र में समुचित दक्षिण, इसके अलावा उत्कल यानी उत्तर, कौशल यानी पश्चिम, कलिंग के क्षेत्र में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि ही एज्यूम द टाइटल ऑफ त्रिकलिंगाधिपति इन 1076 सीई का मतलब है ईस्वी। इसके बाद ये कहा गया है कि दैट इज द रूलर ऑफ 3 कलिंगाज। ये कलिंगाज का मतलब यहाँ पे राज्यों से तात्पर्य, कलिंग का मतलब ये ओडिशा वाला क्षेत्र मत जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे राज्यों की बात हो रही है। तो द रूलर ऑफ 3 कलिंगाज
विच कंप्राइजेज द कलिंग प्रॉपर साउथ उत्कल, मतलब उत्कल का मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर है उसको साउथ वाला कहा गया है, जो उत्कल है उसको नॉर्थ वाला और कौशल जो है उसको वेस्ट वाला कहा गया है। तो कलिंग के ऐसे जो 3 पार्ट है उन्हें आप देख रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है किसके बारे में कहा गया है? नरसिंह देव के बारे में कहा गया है, या तैलप जो सेकेंड है उनके बारे में कहा गया है, सत्याश्रय के बारे में कहा गया है, या इसमें से कोई नहीं? और क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। इसमें से जो स्टेटमेंट है वो किसी पर सही नहीं बैठता है। ये अनंत वर्मन चोटगंग के ऊपर सही बैठता है, जिन्होंने कि 1076 में त्रिकलिंगाधिपति की जो टाइटल है उसको एज्यूम किया था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि विषम विकल्प की तलाश कीजिए। मल्लिकार्जुन मंदिर है, कैलाश वेभर मंदिर है, इसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल है, कल्लेश्वर मंदिर है, इसमें से कौन सा टेम्पल ऑड है? तो इसे अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है इसमें हुआ कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो इसमें से ऑड है। जगन्नाथ टेम्पल का मतलब है कि ये भगवान विष्णु, मतलब भगवान विष्णु के जो कृष्ण अवतार हैं उनका मंदिर है। अब आप ये बताइए कि इसमें से ऑड क्यों हुआ? तो वो इसलिए हुआ क्योंकि विक्रमादित्य षष्ठम जो थे वो शैव मतावलंबी थे, मतलब शिव के उपासक थे, और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो उल्लेखनीय निर्माणों में अगर आप देखें तो मल्लिकार्जुन मंदिर का नाम आता है, इसके अलावा महादेव मंदिर है, मल्लिकार्जुन जो है वो ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा। इसके बाद कैलाश वेभर मंदिर है, कल्लेश्वर मंदिर है, लेकिन ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये पूरी उड़ीसा में स्थित है और ये एक वैष्णव मंदिर है, जबकि ये शैव मतावलंबी थे, तो इसलिए ये वाला इसमें से ऑड होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू विक्रमादित्य चतुर्थ इज करेक्ट। जो चौथे नंबर के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले, माफ कीजिएगा यहाँ पे षष्ठम का नाम आता है, तो विक्रमादित्य षष्ठम के संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू विक्रमादित्य 6 इज करेक्ट। यहाँ दिया हुआ है कि ही हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ परमादिदेव, परमादिदेव की उपाधि इसने धारण की थी, और त्रिभुवन मल्ल की जो टाइटल है उसको भी एज्यूम किया था। उसके बाद ये कहा गया कि ही हैड इंट्रोड्यूस चालुक्य विक्रम इरा, चालुक्य विक्रम संवत जो है उसकी स्थापना इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उसको मतलब स्थापित करने का काम किया था 1096 ईस्वी में। इसके बाद आप देखिए कि ही वॉज द हीरो ऑफ बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित, बिल्हड़ का जो विक्रमांक देवचरित नाम का ग्रंथ है उसके ये हीरो हैं, अर्थात नायक हैं। यहाँ पर बात हो रही है विक्रमादित्य षष्ठम की, यानी 6वें नंबर की विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजा की। तो आप बताइए सही कौन सा है? 66वें प्रश्न को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा, पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये जो बीच वाला है ये गलत है। विक्रमादित्य षष्ठम के विषय में अगर कहा जाए तो यहाँ जो डेट दी है वो गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने चालुक्य विक्रम युग की शुरुआत नहीं की थी। ये 1096 जो दे रखा है ये गलत है, असल में यहाँ पर 1076 हो जाएगा। मतलब ये परमादिदेव और त्रिभुवन मल्ल की जो उपाधि है उसको धारण करते थे, और 1076 में इन्होंने चालुक्य विक्रम संवत जो है उसकी शुरुआत की थी, और बिल्हड़ का जो विक्रमांक देवचरित नाम का ग्रंथ है उसके ये हीरो हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं। यहाँ जो डेट है वो गलत है, और इसीलिए हम पहले और तीसरे को सही ठहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू महमूद ऑफ गजनी, यानी गजनी का जो महमूद था, अर्थात महमूद गजनवी आप कहिए सीधे सीधे, उसके बारे में सही है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि इसे बुद्ध चिकन कहा जाता था, यानी मूर्तियों का विनाशक, और वाई हिंद का जो पहला युद्ध था उसमें महमूद गजनवी और हिंदू शाही जो राजा था आनंदपाल जयपाल, उनके बीच में युद्ध होता है, और ये सन 1000 ईस्वी में लड़ा गया था। वाई हिंद का जो युद्ध था या बेहिंद का युद्ध से कहा जाता है, मतलब इसमें फर्स्ट वार जो थी उसे आपने देखा, उसके बाद जो सेकेंड वार है उसे आप देख रहे हैं। तो जो दूसरा वाला युद्ध था वो महमूद गजनवी और हिंदू शाही डायनेस्टी के जयपाल के बीच में 1008 में लड़ा गया था। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न आपने देखा, और इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। यहां अगर आप देखिए तो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला जो विकल्प है वो सबसे परफेक्ट है। अब इसमें प्रश्न ये है कि पहला वाला तो सही है, पहले वाले में कोई समस्या ही नहीं है, तो उसको क्यों गलत किया गया? अब इसमें जो विकल्प है उन्हें आप देख लीजिए, कहीं भी पहला ऑप्शन जो है वो अकेले मौजूद नहीं है। अगर अकेले मौजूद होता तो उसको हम चुन लेते। यहाँ पर पहले ऑप्शन के साथ या तो दूसरा चिपका है या तीसरा चिपका है, तो ऐसे में इसको चुनना ही संभव नहीं था, और इसीलिए हम इसमें जो डी वाला है उसको चुनते। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। इसमें पहला वाला सही है लेकिन दोनों गलत है, यहाँ उल्टा दे दिया है। वाई हिंद का जो पहला युद्ध था उसमें जयपाल के साथ गजनवी का युद्ध होता है, और एक अपमानजनक संधि के चलते जयपाल को आत्महत्या करनी पड़ती है। मतलब वो स्वाभिमानी रहते हैं और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके बाद जयपाल का बेटा रहता है आनंदपाल, उसके समय में वाई हिंद का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। ये हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ जो गजनवी है उसका टकराव दिखाई देता है, यहाँ हमने देखा, तो डी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद 68 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने कि सिंध पर हमला किया था, और 1014 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने थानेश्वर को जीत लिया था और मथुरा के मंदिर को जला दिया था। 1018 में मोहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज को वहां के चंदेल राजा विद्याधर को हराकर जीत लिया था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं।
तो इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, गलत की तलाश आपको करनी है। ये है 68वां प्रश्न और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ, इसमें ध्यान से देखिएगा, सी का मतलब ये हुआ कि दूसरा और तीसरा, यहाँ जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी थी। मतलब महमूद गजनबी के बारे में अगर आप देखें तो 1014 में महमूद ने थानेश्वर यानी जो दिल्ली के पास का स्थान था उसको जीता था और मथुरा के मंदिर में आग लगवा दी थी, ये बात है। और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का नाम दिया है, तो महमूद गजनबी के बारे में ये सही बैठता है। और उसके अतिरिक्त आप देखें 1018 में कन्नौज का जो क्षेत्र था उसमें उसने चंदेल राजा विद्याधर को हराकर वो क्षेत्र पूरा विजित कर लिया था। तो इस प्रकार से ये दोनों ही मोहम्मद बिन कासिम के बारे में नहीं बल्कि महमूद गजनबी के बारे में सही है और इसीलिए दूसरा तीसरा इसमें गलत है। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखते हैं। 69 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अलबरूनी फिरदौसी उतबी इस प्रकार से दिया है। तो अलबरूनी जो था वो किताबुल हिंद का लेखक था, फिरदौसी जो था वो शाहनामा का लेखक था और उतबी जो था वो किताबुल यमानी का लेखक था, इस प्रकार से दिया है। या यामिनी डायनेस्टी के बारे में आप सुनते हैं तो वो असल में गजनबी की ही डायनेस्टी थी, गजनी डायनेस्टी थी, उसी को यामिनी भी कहा जाता था। आप ये बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 69 को देख रहे हैं आप, सी वाला हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी सही। यहाँ चूंकि करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना था तो उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है वो सही है। अलबरूनी जो था वो मध्य एशिया का विद्वान था और उसने किताबुल हिंद को लिखा था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था और उतबी की अगर बात करें तो किताबुल यामिनी का लेखक ये था और ये महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। इस प्रकार से हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। चूज ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको जो ऑड है वो चूज करना है। यहाँ पे शहाबुद्दीन मोहम्मद है, जहान सोज है, इसके अलावा मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम है और मोहम्मद गोरी है। ये सब उपाधियां और नाम हैं। आप ये बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है। इसका सी हो जाएगा। ये जो लंबी सी उपाधि आपको दिखाई दे रही है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये इसमें से ऑड है। बाकी जितनी है वो मोहम्मद गोरी की उपाधियां हैं। मतलब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इस प्रकार से या जहान सोज, ये सब उपाधियां किसकी हैं, ये मोहम्मद गोरी की हैं। ये अकेली जो सी वाली टाइटल है ये किसकी है। इससे अगर आप देखें तो कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जो इस्लामी साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद था, जिसे कि मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम के नाम से जाना जाता था। और इसका जो नाम है यहां अगर आप देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा है। यहां पर आप देखें शहाबुद्दीन मोहम्मद जहान सोज और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम करके दिया है, मोहम्मद गोरी दिया है। तो मोहम्मद गोरी की ये सारी उपाधियां थी। मतलब शहाबुद्दीन मोहम्मद भी, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम की जो उपाधि है वो भी मोहम्मद गोरी की ही थी, लेकिन जहान सोज की उपाधि उसकी नहीं थी। जहान सोज का मतलब ये होता है कि सारी दुनिया में आग लगाने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये गोरी की उपाधि नहीं थी बल्कि ये अलाउद्दीन को कहा जाता था, जो सुल्तान अलाउद्दीन था उसको कहा जाता था जहान सोज। तो यहाँ ये जहान सोज वाली जो उपाधि है इसका बी हो जाएगा, जबकि आंसर की में सी दे रखा है तो इसका बी वाला इसमें से ऑड है। इसके बाद आगे चलते हैं। 71 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू मोहम्मद गोरी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान एंड अपर सिंध, यानी ये जो मुल्तान और सिंध वाला क्षेत्र था, मतलब उसका जो यहाँ पे उपरवी क्षेत्र था उस पर विजय प्राप्त करना, यानी 1175 से लेकर 1178 ईस्वी की बात है। गुजरात पर विजय 1178 की बात है और पंजाब और लाहौर पर विजय 1179 से लेकर 86 की बात है। तो आप ये बताइए कि मोहम्मद गोरी के बारे में इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि इसमें सभी सही है, कुछ भी गलत नहीं है, जितने स्टेटमेंट दिए हैं सभी परफेक्ट है। इसके बाद 72 को देखते हैं। 72 में कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था और मोहम्मद गोरी ने कयादरा का जो युद्ध था उसमें गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी भीम द्वितीय को हरा दिया था। अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 72 को आप देख रहे हैं, सी हो जाएगा। सिर्फ तीसरा वाला इसमें गलत है, तीसरा वाला इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और इसीलिए हमने सी को चुना है। ये तीसरा गलत क्यों हो गया, क्योंकि गुजरात के चालुक्य शासक, यहाँ अगर आप जो 72वां प्रश्न है इसके तीसरे विकल्प को देखिए, गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी भीम द्वितीय ने जो कयादरा की लड़ाई थी उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था और यहाँ उल्टा दे दिया है कि मोहम्मद गोरी ने उसको हरा दिया था, इसीलिए तीसरा वाला गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ ये कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चंदावर के युद्ध में गढ़वाल वंश के राजा थे जयचंद, उन्होंने मोहम्मद गोरी को 1194 में हरा दिया था, 1194 में हरा दिया था। और मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो थे उसने यहाँ अगर देखा जाए तो अलीगढ़ और रणथंभौर पर 1195 में कब्जा कर लिया था। ये दो स्टेटमेंट है। अब आप ये बताइए कि इसमें से जो तीसरा वाला है वो भी दिया हुआ है, खोखरों का विद्रोह यानी 1203 ईस्वी की बात हो रही है, तो गलत कौन सा है। गलत की तलाश आपको करनी है। 3 स्टेटमेंट टोटल है, पहले वाले में जयचंद का जो मामला है वो दिया हुआ है और दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को भी आप देख रहे हैं। 73वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, सब उल्टा पुल्टा है। चंदावर का जो युद्ध था उसमें जयचंद पराजित होता है और मारा जाता है
और इसके मरते ही इसकी जो सेना है वो तितर बितर हो जाती है, इसे अपने करनी का दंड मिल जाता है और गोरी यहाँ हावी हो जाता है, तो ये वाला क्षेत्र ये कब्जा कर लेता है। इस प्रकार से है, तो पहला स्टेटमेंट गलत दिया है। उसके बाद मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बारे में जो दिया है कि अलीगढ़ और रणथंभौर वाला जो क्षेत्र था उस पर इसने कब्जा किया था, तो ये काम कुतुबुद्दीन ऐबक का था और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही कमांडर का नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा वाला जो पूरा क्षेत्र था उसको खत्म कर दिया था, मतलब तबाह कर दिया था। इसके बाद खोखरों के विद्रोह की अगर तारीख आप देखें तो वो 1203 नहीं है बल्कि 1205 है, तो इसमें कुछ भी सही नहीं। और इसीलिए इसमें अगर आप गलत विकल्प की तलाश करना चाहें, और इसका जो देखिए हिंदी वाला ऑप्शन है और जो अंग्रेजी वाला ऑप्शन है दोनों में अंतर है, तो इसका जो अंग्रेजी वाला है उसके ऊपर जाइएगा, हिंदी वाले पे मत जाइएगा। यहाँ गलत विकल्प हमें नहीं खोजना था, हमें सही खोजना था और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। अगर गलत खोजना रहेगा तब हम जो सी वाला है उसको चुनेंगे। दोनों प्रश्न अपनी अपनी जगह सही है, बस थोड़ा सा जो विकल्प है उसमें फर्क आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। महावीर आचार्य, भास्कराचार्य द्वितीय और माधव, इस प्रकार से 3 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, उनकी रचनाओं का नाम आगे दे रखा है। तो इसमें आप देख लीजिए कि महावीर आचार्य गणित सार संग्रह, भास्कराचार्य द्वितीय लीलावती और माधव इनका दिया हुआ है भारत पत्त निर्णय, इस प्रकार से। तो आप ये बताइए इसमें से रॉन्ग कौन सा है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है। देखिए इसका डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जितने हैं सभी सही हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 75 को देखिए। यहाँ आपको क्रोनोलॉजी जो है वो अरेंज करनी है। तो खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है और लोधी डायनेस्टी है। अरेंज करके देखिए यहाँ अवरोही क्रम में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे बाद वाला है वो सबसे पहले रहेगा और सबसे शुरू वाला जो है वो सबसे बाद में रहेगा। तो इसे अगर आप अरेंज करें तो इसका जो सही अरेंजमेंट है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला ये इसका सही क्रम है। मतलब जो तारीखें हैं उसके हिसाब से आप देखिए तो खिलजी डायनेस्टी यानी 1290 से लेकर 1320 हो गया। तुगलक डायनेस्टी को आप देखें तो 1320 से लेकर 1413, सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451, लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से लेकर 1526। इस प्रकार से इसका क्रम है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना है। इसके बाद 76वें प्रश्न को देखिए। इसमें ये कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। कुतुबी वंश है और पहला इलबारी वंश है, दूसरा इलबारी वंश है। इलबारी तुर्कों का एक विंग हुआ करता था। तो ये डायनेस्टीज का यहाँ दिया हुआ है, इसमें से सही कौन सा है आपको बताना है। तारीखें दी हुई हैं, तो कुतुबी वंश जो है ये 1204 से लेकर 1213 तक है। पहला जो इलबारी तुर्क वंश है वो 1213 से लेकर 1276 तक है। उसके बाद जो दूसरा वाला इलबारी वंश है वो 1276 से लेकर 1297 तक है। बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 76 को आप देख रहे हैं और 76 का जो करेक्ट आंसर है वो नॉन ऑफ दीज यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ अगर आप देखिए तो कुतुबी वंश का जो समय है वो 1206 से लेकर 1211 तक का है। 1206 से लेकर 1211 तक का है, ठीक है, ये कुतुबी का हो गया। और पहले इलबारी का अगर आप देखें तो वो 1211 से स्टार्ट होता है और 1266 तक चलता है। जबकि दूसरा इलबारी अगर आप देखिए तो 1266 से शुरू होता है और 1290 तक चलता है। मतलब कुतुबी डायनेस्टी की नींव रखने वाला कौन था, ये गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है, जो कि गोरी का एक गुलाम था। और पहला इलबारी वंश ये इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि तुर्क शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और दूसरा इलबारी वंश जो है ये बलबन के द्वारा स्थापित किया जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1266 से लेकर 1290 तक का है। तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कुछ भी ठीक नहीं था। 77 को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ पर कौन सा सही कथन है वो आपको देखना है। तो ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत, इसका निर्माण आगरा में करवाया था। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई थी। अभी आपने पीछे देखा कि बीसल देव जो चतुर्थ नाम के राजा थे, मतलब बिग्रह राज चतुर्थ उनका पूरा नाम था, उनके द्वारा जो संस्कृत पाठशाला स्थापित करवाई गई थी उसी को तोड़वाकर वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई जाती है, तो वो दिया है। उसके बाद ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत यहाँ आप देख लीजिएगा हसन निज़ामी ताजुल मासिर की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। और चौगान खेलते समय अकस्मात ही 1210 में घोड़े से गिरने की वजह से ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो आप ये बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें से कौन सा सही है। 77 को आप देख रहे हैं और इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दूसरा और चौथा है वो सही है और जो पहला और तीसरा है वो गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भारत में पहली मस्जिद बनवाई थी वो थी कुव्वतुल इस्लाम और ये दिल्ली में बनी थी। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो बनवाया गया था। और प्रसिद्ध सूफी संत थे, इनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण है वो करवाया जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से इसका ऐसा नाम नहीं, यहाँ पर जो सूफी संत थे और इनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में ये बनवाया जाता है, तो उनके नाम से इसका नाम कुतुब मीनार। और उसकी पहली मस्जिद जो है मतलब ये जो कुतुब मीनार है इसकी जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण करवाया गया।
और बाद में इल्तुतमिश के द्वारा ये जो अधूरी इमारत थी इसको पूरा करवाया जाता है। और ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है, तो 1210 की बात है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो दूसरा चौथा था वो सही था, और हमें जो सही है वही चाहिए था, तो हमने सी को चुना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 78 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। लाहौर ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बनी रहती है राजधानी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि इल्तुतमिश के समय में ये शिफ्ट हो जाती है दिल्ली। और इसने अपनी सेनाओं को कई इक्ताओं में बांट दिया। उसके बाद इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में यलदौज को 1215 में हरा दिया था। यलदौज, कुबाचा ये सब पीछे पड़े रहते थे, तो इसको हरा दिया। अब आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 78 को आप देख रहे हैं, और इसका बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि सिर्फ दूसरा इसमें गलत है, ये जो दिया है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि दूसरा वाला गलत क्यों है। इल्तुतमिश ने इक्ता का निर्माण तो किया ही था, लेकिन ये सेनाओं के संबंध में नहीं था। ध्यान से इस जो पूरे स्टेटमेंट है उनको देखिएगा। सेना को नहीं उसने बांटा था, बल्कि राज्य को अपने कई इक्ताओं में बांट दिया था। मतलब वेतन के बदले में भूमि दिए जाने वाला जो काम है वो इसके जरिए किया जाता था। जैसे आप जागीरें सुनते हैं, जागीर दी जाती है, जागीरदार होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इक्ते दिए जाते थे। तो इसका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वही इसमें गलत है। सेना को इक्ते में नहीं बांटा गया था, बल्कि राज्य की जो जमीन होती थी उसको यहाँ पर जागीर के तौर पर दिया जाता था, और यही जो इसका मालिक होता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। तो ये इक्ता प्रणाली इसी के समय में शुरू होती है। इसका जो दूसरा वाला है वो गलत है, बाकी सब सही। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, ये है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी सत्ता को 1229 में बगदाद के अब्बासीद खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जब उसने मंसूर हासिल किया और उसने कानूनी रूप से भारत के संप्रभु शासक का जो खिताब है उसको हासिल किया, या खुद एक प्रभुत्व संपन्न शासक बन गया। यह जो कथन है ये किस शासक के बारे में सही बैठता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से अगर आप देखें तो डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी जो रूलर है उसका नाम सही नहीं बैठता है। ये जो काम था ये इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को 1229 में बगदाद के जो खलीफा थे, अब्बासीद खलीफा थे, उनसे मान्यता प्राप्त करके प्राप्त किया था। और उसने मंसूर का मतलब होता है मान्यता पत्र, या एक तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब आदेश पत्र आप उसे कह सकते हैं। और इसके जरिए खलीफा ने अभी ऑर्डर दिया था या फरमान जारी किया था कि इल्तुतमिश जो है वो यहाँ पे सम्राट की हैसियत से बन सकता है। तो गुलाम वंश का होने की वजह से इल्तुतमिश के सामने समस्या आ रही थी। हालांकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, लेकिन फिर भी यहाँ जो गुलाम जो है वो सम्राट नहीं बन सकता, सुल्तान नहीं बन सकता, इस प्रकार से अंगुलियां उठ रही थी। तो उसने क्या किया कि जो बगदाद के खलीफा थे उनसे मान्यता प्राप्त की। ये वाला स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, और इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ये बातें जो है वो इल्तुतमिश के बारे में कही जा रही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि तहकात नसूरी ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे फखरुद्दीन तारीख मुबारक शाही, इसके बाद मिनहाज उस सिराज। यहाँ आप देख लीजिए जो ग्रंथ का नाम है वो भी साथ में चिपका दिया है, ठीक है। तारीख मुबारक शाही ये किताब का नाम है। फखरुद्दीन को आप ध्यान दीजिएगा बस। मिनहाज उस सिराज, फिरदौसी, या इसमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका बी हो जाएगा। ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई किताब है। इसे अगर आप देखें तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई किताब है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो फखरुद्दीन तारीख मुबारक शाही का निर्माण होता है वो चीज़ है। और मिनहाज उस सिराज को अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वो यहाँ अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश का समकालीन था। मतलब मिनहाज उस सिराज जो था वो इल्तुतमिश का समकालीन इतिहासकार था, और उसी के संरक्षण में ये रहा करते थे। तहकात नसूरी नाम की जो बुक है वो इसी ने लिखी थी। फिरदौसी फारसी का भी था, उसे पूर्व का होमर कहा जाता है, तो वो अलग बातें। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 81 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे कहा गया है कि सजदा और पैबोस ये दो नए रिवाज बलबन के द्वारा स्टार्ट करवाए गए थे, ताकि वह कुलीनों पर अपनी श्रेष्ठता को साबित कर सके। और बलबन ने ही नौरोज का उत्सव आरंभ करवाया था। पारसी जो परंपराएं होती हैं उनसे ये प्रभावित था। बलबन ने दीवाने अंजरात नाम का जो सैन्य विभाग है उसको दीवाने अर्ज यानी वित्त विभाग से अलग कर दिया। मतलब सैन्य मामले और वित्त मामले अलग अलग हो गए। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 81 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा इसमें सही है। जो तीसरा वाला है वो गलत है। बलबन ने कठोर दरबारी अनुशासन और नए रिवाज शुरू किए थे। उसमें आप सजदा और पहबोस का जो नाम है वो सुनते हैं। सजदा मतलब जो साष्टांग दंडवत किया जाता है, जमीन पर लेट कर नमस्कार किया जाता है, और पहबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। ये जो परंपराएं हैं इसको शुरू करवाया था, और ये कुलीनों पर अपनी धाक जमाने के लिए उसने किया था, ये बात है। और बलबन ने दीवाने अंजरात जो था यानी वित्त विभाग, उसको दीवाने अर्ज यानी जो सैन्य विभाग था उससे अलग कर दिया। यहाँ पर उल्टा दे दिया है। सैन्य विभाग कौन सा था? ये दीवाने अर्ज था। और वित्त विभाग कौन सा था? ये दीवाने अंजरात था। तो यहाँ इसीलिए जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। सिर्फ पहला दूसरा सही है, और इसीलिए हमने ए को चुना है। 82 को देखिए, चूज ऑड वन
आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको जो ऑड है वो चुनना है। तो अमीर तुजुक है, तूतिए हिंद है, आरिज मुमालिक है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा सिकंदर आजम है। तो ये जो 4 उपाधियां आप देख रहे हैं, इसमें से विषम कौन सी है, ऑड कौन सी है बताइए। और इसका अगर आप देखें तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा तूतिए हिंद, ये इसमें से ऑड है। जो बी वाला है वो अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद दोनों था, और उसने अपने चाचा के साथ सत्ता का संघर्ष किया था। और पहले तो वो मदद करता है अपने चाचा की, बाद में उन्हीं को मार कर वो सिंहासन हासिल कर लेता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो अमीर तुजुक यानी व्यवस्था का संचालक, इसके तौर पे इसकी पहली नियुक्ति होती है। फिर 1292 में भिलसा यानी जो विदिशा वाला क्षेत्र है उसमें अपने पहले विजय अभियान के बाद इसे कारा के अतिरिक्त तो अवध का जो इक्ता है वो भी दे दिया जाता है, और इस अवसर पर इसे आरिज मुमालिक यानी युद्ध मंत्री भी नियुक्त किया जाता है। तो ये सब जो उपाधियां हैं वो यहाँ अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी पर फिट बैठती हैं, लेकिन तूतिए हिंद की जो उपाधि है वो अमीर खुसरो की है, वो अलाउद्दीन की नहीं है। सिकंदर आजम ये भी अलाउद्दीन की ही उपाधि थी, और उसका स्वप्न था कि वो विश्व विजय करे, मतलब पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़े। लेकिन उसके कुछ जो घनिष्ठ मित्र और नज़दीकी सलाहकार थे उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया कि अभी आप भारत के जो क्षेत्र हैं उन्हीं पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। तूतिए हिंद इसमें से ऑड है। इसके बाद 83 को देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इसमें से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो अलाई दरवाजा है, महल हजार सतून है, जमैत खाना मस्जिद या जमात खाना मस्जिद है, और अलाई मीनार है। आप बताइए इसमें से कोई एक जो है वो अलाउद्दीन के द्वारा नहीं बनवाया गया है, और वो कौन सा है। तो इसे अगर आप देखें तो नो आंसर इज करेक्ट, इसमें कुछ भी जो है वो सही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था, इसके अलावा हौज खास महल हजार सतूर जो था उसको बनवाया था, जमायत खाना मस्जिद, इसके अलावा अलाई मीनार का निर्माण करवाया था, सीरी में एक नई राजधानी का निर्माण करवाया था। ये सब चीज़ें दिखाई देती, तो नो आंसर इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जितने हैं वो सब उसके द्वारा बनवाए गए। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी जैसे कवियों को संरक्षण दिया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भू राजस्व देयता को नकदी में निश्चित किया था, मतलब भू राजस्व के लिए नगद जो धन है वो लिया जाएगा। और बलबन के हिसाब से सुल्तान धरती पर ईश्वर की छाया यानी जिल्ल इलाही है, और ईश्वरीय कृपा यानी नियामत खुदाई पाने वाला पहला बंदा है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। जिल्ल इलाही ये शब्द आप सुनते हैं तो जिल्ल मतलब होता है परछाई और इलाही मतलब भगवान, तो भगवान की छाया या भगवान का प्रतिबिंब। इसमें से आपको जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो चूज करनी। और 84 को अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज। इसमें पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो गलत कुछ भी नहीं है, तीनों के तीनों जो है वो सही है, और इसीलिए हमने इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुना है। तीनों स्टेटमेंट परफेक्ट है। देखिए 85 को सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खुद को खलीफा घोषित किया और अल वासिफ बिल्लाह की जो उपाधि है उसको धारण किया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह एकमात्र हिंदू धर्म में परिवर्तित शासक था जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही। देखिए, और इसका दोनों सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर एकदम परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। यहाँ ये कहा गया, देखिए इसका जो हिंदी वाला वर्जन है वो इधर घुसाया है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो एक हिस्सा है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं और बाकी आप नीचे देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में कुछ शब्द दिए हैं और उनका मतलब दिया है। तो यहाँ शहनाई मंडी है, बरीद है, और ये मुनिहान का नाम आप देख रहे हैं। इसमें से कौन सा अर्थ जो है वो सही है ये आपको देखना था, और जो गलत है उसका चुनाव करके यहाँ जो विकल्प है उसकी तलाश करनी थी। गलत का चुनाव करना है, तो सही आप जब छांटेंगे तभी गलत चुन पाएंगे। देखिए शहनाई मंडी के आगे लिखा है प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक हुआ करता था। बरीद मुमालिक जो था ये गुप्तचर था, और मुनिहियान जो होता था ये खुफिया अधिकारी यानी इंटेलिजेंस ऑफिसर होता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं, डी वाला जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है नॉन ऑफ दीज। और ये जो 86 नंबर का क्वेश्चन है इसका बी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत है। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन था उसमें अगर देखें आप तो जो बाजार नियंत्रण का काम करने वाला अधीक्षक होता था उसको शहनाई मंडी कहा जाता था, और जो ये मंडियां होती थी उनको शहना कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए, मतलब मंडी जो क्षेत्र होता था वो बाजार के तौर पे देखा जाता था। शहना का मतलब होता है अधिकारी, तो ये जो शहनाई मंडी होता था ये मंडियों का अधिकारी होता था, और एक खुफिया अधिकारी के द्वारा इसको सहायता दी जाती थी। और इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने 2 स्वतंत्र जो अन्य इसमें अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की थी। बरीद जो होता था वो खुफिया विभाग का अधिकारी होता था, और मुनिहान जो होता था वो गुप्तचर होता था, रोज की खबरें देने वाला, वाकिया नवीस की तरह से। तो इस प्रकार का इनका काम होता था। तो नीचे वाले दोनों गलत हैं और इसीलिए हम बी वाले का चयन करते हैं। उल्टा दे दिया है, ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने सिंचाई कार्यों को शुरू करने का काम किया और ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था।
गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का जो मजबूत किला है उसका निर्माण करवाया। गयासुद्दीन के द्वारा चेहरा और दाग की जो नई व्यवस्था है उसको आरंभ किया गया। मतलब इसमें चेहरा या जो हुलिया रखने वाला काम था वो किया जाता था ताकि सैनिकों की पहचान की जा सके, और घोड़ों को दागा जाता था ताकि पता लग सके कि हमारी सेना का घोड़ा कौन सा है और घोड़ों की अदला बदली ना हो जाए। तो आप ये बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं गयासुद्दीन के बारे में कौन सा सही। क्वेश्चन नंबर 87 को आप देख रहे हैं, ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला दूसरा जो है इसे अगर आप देख, पहला दूसरा जो है वो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत है। गयासुद्दीन के द्वारा चेहरा और दाग की जो नई व्यवस्था है उसको शुरू किया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी का काम। गयासुद्दीन तुगलक के समय में अगर आप देखें तो सिंचाई का काम शुरू करवा दिया जाता है। सिंचाई व्यवस्था पे ये ध्यान देता है, किसानों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने की ओर अपना ध्यान देता है। और आप देखेंगे आगे फिरोज शाह तुगलक के समय में जो नहरों का निर्माण है, नहरों के जाल बिछाने का काम है, वो सब किया जाता है। तो इसलिए इसमें सही हमें ढूंढना था, तो पहला और दूसरा यानी ए वाला जो है उसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 88 को देखेंगे आप। इसमें विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो विजयनगर किंगडम है, जहांपनाह किंगडम है, बहमनी किंगडम है और मदुरै किंगडम है। इसमें से ऑड कौन सा है? तो दिशा के हिसाब से आप इसमें से ऑड चुनिएगा। कुछ जो है वो दक्षिण के हैं और कुछ जो है वो उत्तर वाले हैं। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, और इसके साथ साथ दक्षिण भारत के जो अन्य राज्य हैं उनको भी आपको देखना होगा, नहीं तो जो प्रश्न बनते हैं उसमें बहुत सारे विकल्प दिए होते हैं और लिस्ट मैच करने के लिए भी आता है। फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो पूरा दक्षिण भारत जो है वो आज़ाद होकर दिखाई देता है और 3 बड़े राज्य जो हैं वो यहाँ उभरते हैं। इसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात हो रही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शासन व्यवस्था वो कितनी भी कोशिश करता है ढीली हो जाती है, उसकी कोई भी नीति काम नहीं आती है। तो उसके जो लास्ट डेज थे, मतलब अंतिम समय था, उसमें पूरा साउथ इंडिया एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था और कई सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं वो उभर जाते हैं। विजयनगर एम्पायर उसमें है, बहमनी साम्राज्य है, मतलब विजयनगर की स्थापना कौन करता है? ये हरिहर और बुक्का करते हैं। उसके बाद बहमनी किंगडम में हसन गंगू का नाम आता है, और सल्तनत ऑफ मदुरई जो है वो भी हुसैन शाह या हसन शाह जो है उनके द्वारा स्थापित कर ली जाती है। उनका विद्रोह वहाँ हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ही हैड गॉट द सिटी ऑफ जहांपनाह नगर, ये जो है ये अलग है इसमें। तो इसीलिए हम इसमें से सी वाले का चुनाव, माफ कीजिएगा, जो बी वाला है उसका चुनाव करते हैं। जहांपनाह किंगडम इसमें से अलग है, बाकी जो है वो साउथ के हैं जिन्हें कि आप एक क्रम से देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रश्न है और ये 86 वाले का है। मतलब यहाँ ध्यान से देखिए तो ये वाला जो है ये 86 का अंग्रेजी वाला पार्ट यहाँ घुसा दिया है। असल में 89 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 ये रहा। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है और इसके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक, तो अब प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसको यहीं पर काट देते हैं ताकि इधर ध्यान न जाए। देखिए, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ कहा गया कि उसके शासनकाल में गैर मुसलमानों पर सख्ती से जजिया कर लगाया गया। वह पहला सुल्तान था जिसने कि शर्ब यानी सिंचाई कर लगाया था। हक ए शर्ब उसको कहा जाता था। उसने 2 नए सिक्के जिसमें कि अद्धा जो कि जीतल का 50% होता था और बिच या बिख जिसे कहा जाता था ये जीतल का 23% होता था, उसको शुरू कराने का काम किया, मतलब छोटी मुद्रा जारी करवाई। ये दिया है। तो आपको ये बताना है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न आपने पूरा देख लिया है और ये विकल्प है। और इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो 90 वाला प्रश्न है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 89। आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में इसमें जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो सभी सही हैं और यहाँ पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, तीनों ही सही है। इसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। यहाँ खराज, जकात और खुम्स का नाम दिया है। तुगलक वंश के जो प्रचलित कर थे उनके नाम दे रखे हैं और ये कितने कितने लिए जाते थे वो दिया हुआ है। तो उत्पाद का 10% ये खराज होता था और मुसलमानों के लिए खैरात दान वाला जो कर होता था उसको जकात कहा जाता था, और खुम्स जो होता था ये लूट के माल पर लगने वाला 30% का टैक्स होता था। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 90 और 90 का ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। पहला और दूसरा इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। इसमें चूंकि हमें सही चाहिए था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ 1200 फलों के बाग थे और उनकी उपज से अच्छा राजस्व प्राप्त होता था। तो उत्पाद का जो 10% होता था उसको खराज के तौर पर लिया जाता था। ठीक है, उत्पाद का जो 10% होता था उसको खराज के तौर पर लिया जाता था। जकात जो था वो खैराती कर होता था मुसलमानों के लिए, और खुम्स जो होता था ये 30% लूट का माल नहीं होता था बल्कि 20% लूट का माल होता था। इसीलिए तीसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। हालांकि उसने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की बल्कि वह रैयत ए आला की जो पदवी धारण करता था उसी से खुश था। इसके बाद सिकंदर लोदी ने नया पैमाइश का मापदंड गज सिकंदरी और खातों की लेखा परीक्षा का काम आरंभ किया था। बहलोल लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इस प्रकार से दिया है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 91 को आप देख रहे हैं
और 91 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि सिर्फ तीसरा वाला जो है इसमें गलत है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था, तो तीसरा वाला इसमें गलत है। कैसे? सिकंदर लोदी ने नया पैमाइशी मापदंड जो है मतलब गज सिकंदरी उसको बनवाने का काम किया था, बात सही है। लेकिन खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा करके 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और उसके साथ साथ इसने सुल्तान की पदवी को ग्रहण नहीं किया था, बल्कि रैयत आला की उपाधि जो है उससे ये खुश था। ये दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी वाला जो क्षेत्र था यानी दौलताबाद, वहां स्थानांतरित किया था। राजधानी स्थानांतरण तो एक प्रसिद्ध घटना है जो कि एमबीटी का एक पागलपन कहा जा सकता है या उसकी सनक कही जा सकती। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 92, इब्राहिम लोदी के बारे में आपको जो सही विकल्प है उसकी तलाश करनी है। अब यहाँ पे 89 देखिए ये चिपक गया है, तो इस पर मत ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जो ये वाला प्रश्न है इसकी ओर ध्यान दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बारे में जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो इसने 1504 में आगरा की स्थापना की और गुलरुखी के नाम से ये फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। एक कृषि का नया विभाग इसने बनवाया जिसका नाम था दीवान अमीर कोही। और उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इसने किसानों को बीज खरीदने और खेती का विस्तार करने के लिए तकाबी ऋण देने की योजना को आरंभ किया था और इसने आदिलाबाद के किले का निर्माण करवाया था। ये 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और इसमें से आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या ये 92 है और इसे आप देख रहे हैं। पूरे विकल्प आपके सामने है, जो सही है वो तलाशना है। और इसका डी हो जाएगा। इसमें नॉन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा परफेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और वो गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। यहाँ दिया हुआ है, किसका नाम दिया है आप देख लीजिए। ये बातें किसके बारे में हो रही हैं? इब्राहिम लोदी के बारे में, जो अंतिम शासक था। तो ये उसके बारे में है नहीं, सिकंदर लोदी के बारे में है, पहला गलत। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान अमीर कोही की स्थापना की गई थी, जग जाहिर बात है। तक्काबी ऋण और ये सब जो योजना है, आदिलाबाद के किले का निर्माण, ये सब उसी के समय में करवाया जाता है। तो इसका जो दूसरा वाला है वो गलत है, तीसरा वाला भी इसीलिए गलत है। और आदिलाबाद के किले का निर्माण भी ये एमबीटी के समय में होता है, तो जो चौथा वाला है वो भी गलत है। इसमें कुछ भी सही नहीं है और इसीलिए हमने डी का चयन किया है। इसके बाद 93 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सल्तनत पीरियड। यहाँ ये कहा जा रहा है कि दीवान इस्तिहलाक या इस्तिहलक ये जो है, और इसका काम क्या था? तो खैरात और टकसाल विभाग के तौर पे ये काम करता था। दीवान हकीम या बारबे के समारोहों के संचालक होते थे। वकीलेदार जो होता था वो शाही परिवार का प्रबंधक होता था और फवाजिल जो होता था वो इक्तादार द्वारा राजकोष को अतिरिक्त राशि का भुगतान करने वाला काम करता था। तो आपको ये बताना है कि ये सल्तनतकालीन जो पद हैं इनके बारे में गलत कौन सा है। यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है और ये है 93 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी सही है, जितने दिए हैं वो सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर मुख्यतः 4 राजवंशों का शासन रहा है और निम्नलिखित वंशों को कालानुक्रमिक जो व्यवस्था है उसमें आपको अरेंज करना है। संगम राजवंश है, सालुब राजवंश है, तुलुब राजवंश है और अरवीडू है। इसमें नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, तो बताइए इसकी व्यवस्था कौन सी होगी। और 94 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, यानी ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ नहीं करना था। संगम, सालुब, तुलुब और अरवीडू, इस प्रकार से इसका क्रम है। विजयनगर साम्राज्य में शुरुआत कहाँ से होती है? हरिहर और बुक्का के द्वारा जो संगम वंश की नींव है वो रखी जाती है और अंत होता है अरवीडू वंश पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 को देखिएगा। गलत विकल्प का यहाँ चयन करना है, तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ कृष्णदेव राय मनुचरितम को लिखने वाले व्यक्ति थे। गंगा देवी ये मधुर विजयम को लिखी थी और अलसानी पेद्दाना जो थी उन्होंने अमुक्त माल्यद की रचना की थी। मतलब एक तरफ ऑथर्स के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं। आपको देखकर ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ये है प्रश्न संख्या 95। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे कृष्णदेव राय का मनुचरितम आप देख रहे हैं, यहाँ गंगा देवी का मधुर विजयम देख रहे हैं, इसको जाने दीजिएगा, ये 92 वाला यहाँ घुस आया है। उसके बाद अलसानी पेद्दाना का अमुक्त माल्यद है, इस प्रकार से दिया है। और क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा इसमें सही है, लेकिन जो दूसरा वाला इसमें दिया हुआ है वो गलत है। साहित्य और पुरातत्व मुद्रा जैसे जो स्रोत हैं उनके अध्ययन से विजयनगर साम्राज्य के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। कृष्णदेव राय की जो रचना है वो अमुक्त माल्यद है, चूंकि यहाँ हमें गलत चाहिए था, गलत विकल्प की तलाश करनी थी, तो पहला और तीसरा इसमें गलत है, सिर्फ बीच वाला जो है वो सही है। गंगा देवी का जो मधुर विजयम है वही एकमात्र सही है। इसमें अगर आप देखिए तो जो अमुक्त माल्यद है और जामवंती कल्याणम, इस प्रकार की जो रचना है ये कृष्णदेव राय की है। गंगा देवी का जो मधुर विजयम है वो तो आप देख ही रहे हैं, और अलसानी पेद्दाना का मनुचरितम है। तो यहाँ ये कृष्णदेव राय और पेद्दाना का उल्टा दे दिया है, इसीलिए तीसरा और पहला गलत है, सिर्फ दूसरा इसका सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए था तो इसीलिए हमने बी का चयन किया है। आगे बढ़ते हैं, 96 को देख लेते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो हरिहर ने विजयनगर में संगम राजवंश की स्थापना की, हरिहर ने विद्यानगर या विजयनगर की स्थापना की, और सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंहा ने की थी, ऐसे दिया हुआ है। गलत जो इसमें से विकल्प है वो आपको चुनना है। 96 आप देख रहे हैं, ए वाला हो जाएगा।
ए का मतलब ये है कि इसमें पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा ये दोनों जो है ये गलत। हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर विजयनगर में जो संगम राजवंश है अपने पिता के नाम से इस राजवंश की स्थापना की और उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा की और अपने गुरु की स्मृति का अभिनंदन करने के लिए तुंगभद्रा नदी का जो दक्षिणी किनारा है वहाँ पे विद्यासागर या विजयनगर जो है उसको स्थापित किया था। विद्यासागर नाम के जो संत थे उन्होंने ही इन दोनों जो भाई थे इन्हें नई दिशा दिखाने का काम किया और यहीं से ये स्वतंत्र होने की इच्छा लेकर साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो ये अपने गुरु की स्मृति में पूरे साम्राज्य का नाम विजयनगर या विद्यानगर रख देते हैं इस प्रकार से। तो इसका जो पहला और दूसरा है वो गलत है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ हरिहर के साथ बुक्का का नाम भी रहेगा ना, ये बात है। तो यहाँ हमने पहले और दूसरे वाले को देखा। इसके बाद 97 को देखिए। 97 में ये कहा गया है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के बारे में कहा गया है कि उसने गजबेटकर की उपाधि यानी हाथियों का शिकारी इस उपाधि को धारण किया था। मध्यकाल के कुछ प्रसिद्ध कवियों में जैसे कि चामरास और कुमार व्यास को उसका संरक्षण प्राप्त था और उसके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि गुंदा डिमडिमा और इसके साथ साथ तेलुगु के प्रतिभाशाली कवि सार्वभौम, इसके अलावा कवि श्रीनाथ, ये सब भी हुआ करते थे। तो आपको ये बताना है कि इसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी गलत विकल्प कौन सा है। 97 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें गलत चुनना था और गलत कुछ भी नहीं है। गजबेटकर की टाइटल इसी की थी, प्रतापी था। उसके अतिरिक्त ये दोनों बातें भी सही कही गई हैं, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। इसके बाद 98 को देखते हैं, चूंकि यहाँ गलत देखना था ना, तो गलत कुछ भी नहीं है। 98 में ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। छतु विट्ठलनाथ और उनके आगे लिखा हुआ है हरिकथा शरणम। इसके बाद तेनाली राम कृष्णन, इनके आगे लिखा हुआ है कला पूर्णोदयम और पिंगली सूरन के आगे लिखा हुआ है पांडुरंग महामात्य। इस प्रकार से ये सब रचनाओं के नाम है, मतलब जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं वो व्यक्तियों के नाम है, दाहिनी तरफ उनकी रची हुई रचनाएं हैं, मतलब उनके टेक्स्ट हैं। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 98 को आप देख, और क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पूरा प्रश्न आप देख लीजिए और इसका जो इधर वाला हिस्सा है उसकी ओर ध्यान मत दीजिएगा। ये 95 का घुसा दिया है, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं। 98 का ये वाला पार्ट है और उसके बाद सीधा इधर आ जाइएगा, ठीक है। अब बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें सही हमें खोजना था और सही कुछ भी नहीं है और इसीलिए इसमें कहा है डी वाले विकल्प को भी देख लीजिए, नॉन ऑफ दीज। तो फिर सही क्या है, देखिए इसमें तेनाली राम कृष्ण जो है, जिन्हें कि तेनाली राम आप कहते हैं, तो उन्होंने पांडुरंग महात्म्य को लिखा था और अलसानी पेद्दाना जो है, जो कि महानतम आंध्र कविता की पितामही कही जाती है, उनके द्वारा मनुचरितम और हरिकथा शरणम जो है वो ग्रंथ उनकी रचना होती है। इसके बाद पिंगली सूरन की अगर बात करें तो गरुड़ पुराणम, इसके अलावा प्रभावती पद्मवाव्यू, इस प्रकार के जो रचना है यहाँ पे रचनाएं हैं वो की जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ रचनाओं के नाम देखें तो पिंगली सूरन जो है उन्हीं की रचना है राघव पंडावियम। इसके अलावा कला पूर्णोदयम, ये जो रचना है ये भी इन्हीं की है। तो इसमें सारी रचनाएं उल्टी सीधी दी हुई हैं और इसीलिए कुछ भी सही नहीं है। तो हम डी का चुनाव करते हैं। आगे चलते हैं, डी का मतलब ये है कि नॉन ऑफ दीज। 99 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा। इसमें यह कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू बहमनी साम्राज्य यानी बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो वजीर कुल, वजीर अशरफ, सदर ए जहां और तरफदार, इस प्रकार से दिया है। और ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था वजीर कुल जो होता था। वजीर अशरफ जो होता था ये विदेशी मामले और राजकीय अदालत को संभालता था। सदर ए जहां जो होता था वो दान विभाग और न्यायपालिका का प्रमुख होता था और तरफदार जो होता था वो प्रांतों का प्रमुख होता था। ऐसे दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि ये जो 99 नंबर का क्वेश्चन है इसमें सही कौन सा है। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही है, लेकिन जो पहला वाला है वही गलत है। वजीर कुल जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, न कि वित्त विभाग का प्रमुख, इसीलिए गलत है और बाकी सभी सही है। 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू की टर्म प्रिवेलेंट द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मुगल प्रशासन के मुख्य जो शब्द है उनके बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है। तो मीर ए अर्ज कहा जाता था परगनाओं के राजस्व प्रशासन के प्रमुख को, और मीर तोजक जो होता था ये समाचारों का जो समारोह होते थे उनका आयोजक विशेषज्ञ होता था। अमल गुजार नाम का जो व्यक्ति होता था वो याचिका प्रभारी होता था। तो इसमें से सही कौन सा है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है और ये जो 100 है इसका अगर आप देखें तो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि केवल दूसरा वाला इसमें सही है, केवल दूसरा वाला सही है, बाकी जो है वो गलत है। मीर अर्ज जो होता था वो याचिकाओं का प्रभारी होता था। अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्जी यानी याचिका, तो वैसे भी आप गेस कर सकते थे। और अमल गुजार जो होता था ये यहाँ पर सपोर्ट करता था और जो परगनाओं का राजस्व प्रशासन होता था उसमें मदद करता था। इस प्रकार से जो मीर तोजक का यहाँ दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जो इसमें देखना था वो कौन सा था, सही देखना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ हमने देखा और 100 MCQs यहाँ कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही आपको एंशियंट और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके भी मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।